अध्याय 386 दूसरी तरफ आ रहा है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जिस क्षण नौ नीदरलैंड के महान दानव एक ज्वार के रूप में अंधेरे के रूप में दूसरी तरफ दिखाई दिए, महाद्वीप में सभी सर्वोच्च प्राणी जो अभी अभी बोल रहे थे अब चुप हो गए। धत तेरी की, ये बात यहाँ कैसे दिखाई दे सकती है? लगभग सभी ने एक ही समय में महसूस किया कि अरबों अल्पाका घोड़े अपने दिलों से सरपट दौड़ रहे थे। ताओ की उनकी इच्छा एक ही समय में उन 9 नीदरलैंड के महान राक्षसों की ओर बढ़ गई। 9 नीदरलैंड के महान राक्षस या तो कोई पुरुषों नहीं थे और लगभग तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की, सभी प्रकार के चकाचौंध गुप्त ताओवादी तकनीकों को उजागर करते हुए दूसरी तरफ से इन प्राणियों के साथ जमकर उलझा हुआ। यद्यपि वर्तमान 9 नीदरलैंड महान दानव पहले से ही बेहद शक्तिशाली है, किसी भी समय दाव क्षेत्र के मैदान पर दिखाई दे रहे दाव लॉर्ड स्तर पर महान राक्षसों के साथ वे जल्द ही दूसरी तरफ उन भयानक और अजेय लोगों के चेहरे पर बारिश की तरह पराजित हो जाते हैं जो लगभग पीढ़ियों के स्वामी हैं और दूसरी तरफ मौके पर गिर जाते हैं। हालांकि 9 नीदरलैंड के महान राक्षसों के बारे में सबसे भयानक बात स्वयं नहीं है, बल्कि उनकी अंतहीन और अंतहीन गति है। जिस क्षण को मार दिया गया था, अधिक क्रूर 9 नीदरलैंड के महान राक्षसों का एक समूह तुरंत दाव क्षेत्र के युद्ध के मैदान पर उतर गया। इन 9 नेदर महान राक्षसों की उपस्थिति को देखकर महाद्वीप के दूसरी तरफ के प्राणी सदमे और गुस्से से भरे हुए थे। क्या चल रहा है? ये 9 नेदर महान राक्षस दूसरी तरफ क्यों दिखाई दे रहे हैं? ये संभव नहीं होना चाहिए। हमारा अन्य किनारे अन्य सभी दुनिया से अलग है। उन 9 नीदरलैंड के महान राक्षसों के लिए अन्य किनारे के प्रवेश द्वार को खोजने के लिए ये बिल्कुल असंभव है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वे हैरान थे। दूसरा किनारे अन्य सभी दुनिया से ऊपर है और सर्वोच्च स्थान है। 9 नीदरलैंड के महान दानव की तरह एक नीच चीज दूसरे किनारे में कैसे प्रवेश कर सकती है? शून्य में प्राचीन बुद्ध रनु ने अचानक जोर से चिल्लाया, सभी को याद दिलाया, यह वह दानव था, उसने ऐसा किया, यह उसे रहा होगा। यह एक बड़ी मुसीबत है। राक्षस हमें मारने के लिए आए हैं और परेशानी को दूसरी तरफ ले गए हैं। वे सभी 9 नीदरलैंड के महान राक्षसों को दूसरी तरफ लाए हैं। मुझे डर है कि आगे दूसरी तरफ एक तबाही होगी। जैसे ही ये शब्द बोले गए, दूसरी तरफ बड़ी संख्या में प्राणियों ने एक ही समय में अपनी औरास को छुपाया। एक आंख की झपकी में वे महाद्वीप जो सिर्फ उतने ही उज्जवल थे जितना सितारे गायब हो गए, जैसे कि वे कभी दिखाई नहीं दिए थे। दूसरी तरफ से ये प्राणी सभी स्मार्ट लोग हैं। यद्यपि वे दूसरी तरफ 9 नीदरलैंड के महान दानव के आगमन से बहुत हैरान हैं। उन्होंने इसकी निंदा नहीं की या यहाँ तक कि चू फेंग के लिए परेशानी का कारण भी बनाया, लेकिन उन्होंने लगभग एक ही समय में एक ही कदम उठाया, चलाने के लिए चुने। यहाँ तक कि अगर कुछ तैरते महाद्वीप जो थोड़े धीमे थे और 9 नीदरलैंड के महान दानव से घिरे थे, तो वे उन्हें खत्म करने के लिए एक त्वरित हमले के बाद गायब हो जाते थे। हर कोई अपने स्वयं के व्यवसाय पर ध्यान दे रहा था और कोई भी 9 नीदरलैंड के महान राक्षसों के आक्रमण का विरोध करने में थोड़ी सी भी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था। विज्ञापन। एक काले बागे में एक आकृति भी उतारा गया क्योंकि विशाल आकाश पर्दा बिखर गया था। दूसरी तरफ इन प्राणियों को देखकर एक के बाद एक के गायब होने के साथ उन्होंने अपनी भौहें उठाई, थोड़ा आश्चर्यचकित हो गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि दूसरी तरफ ये लोग इतने शक्तिशाली हैं, लेकिन वे सभी ऐसे कायर हैं। ये कहने के बाद दाव की उनकी इच्छा ने शून्य में भागते हुए आकृति को देखा और कहा, प्राचीन बुद्ध को जलाना, मैं आपके बारे में गलत था। आप उनसे अधिक साहसी हैं। इस समय प्राचीन बुद्ध रनु मुस्कुराए और कहा, आप ऐसा करते हुए देखकर मुझे राहत महसूस हो रही है। आप बड़ी परेशानी में पड़ गए हैं। आपने वास्तव में 9 नीदरलैंड के महान दानव को दूसरे किनारे में लाने की हिम्मत की। आप जल्द ही तीसरी परत स्वर्गीय गेट द्वारा दबाए जाएंगे। जब वह अपने शब्दों को सुनता था तो चू फेंग थोड़ा डूब गया। तीसरी परत स्वर्गीय गेट, आखिर ये बला है क्या? वह कभी भी अपने दुश्मनों के परेशान शब्दों को दिलाने की आदत में नहीं था। जैसा कि वह अभी आया था, उसकी टकटकी पूरी दूसरी तरफ गिर गई। एक पल में वह दूसरी तरफ अधिकांश क्षेत्र के माध्यम से बह गया था। दूसरे पक्ष ने उसे जो महसूस किया वह ये था कि दाव अमीर था, लेकिन असंख्य दुनिया में दाव क्षेत्र और अन्य शीर्ष दुनिया की तुलना में लीक हुई ग्रेट दाव नदी बहुत छोटी थी। ये ग्रेट दाव की लंबी नदियों की तरह नहीं है जो विभिन्न दुनिया के माध्यम से लगातार शटल करते हैं। इसके बजाय ये केवल एक के बाद एक महान दाव में बहता है, जैसे कि इसे कैद में रखा गया था। जब उन्होंने इस दृश्य को देखा तो वह मोटे तौर पर समझ गया कि शॉर्टकट स्थान क्या था। तथाकथित शॉर्टकट स्थान ग्रेट दाव नदी का उपयोग करना है, जो सीधे एक के बाद एक दुनिया का निर्माण करने के लिए नींव के रूप में है। ये ग्रेट दाव नदी के बहुत करीब है, जिससे मूल को समझने के लिए और अधिक सुविधाजनक है। यह कोई आश्चर्य नहीं है कि दूसरी तरफ ये प्राणी बिना किसी हिचकिचाहट के भाग जाएंगे। यदि 9 नेदर महान दानव इन महाद्वीपों पर उतरने के लिए थे, तो ग्रेट दाव नदी की विशेषताएं शायद मौके पर शॉर्टकट स्पेस को ढहने का कारण बनती हैं। कोई रास्ता नहीं है कि ये प्राणी दूसरी तरफ ऐसा कुछ करने की अनुमति देंगे। मूर्खतापूर्ण ढंग से इन 9 नेदर महान राक्षसों से लड़ने के बजाय बस उनके साथ भागना बेहतर है। उनकी गति इतनी तेज है कि साधारण 9 नेदर महान राक्षस उनके साथ बिल्कुल भी नहीं पकड़ सकते। यहाँ तक कि अगर वे पकड़ सकते हैं तो उन्हें बहुत जल्दी उनके द्वारा मिटा दिया जाएगा। यदि यह चू फेंग होता तो वह निश्चित रूप से इन 9 नेदर महान राक्षसों का गला घोंटने की पहल नहीं करता। यदि आप चाहते हैं तो क्या आप भाग सकते हैं? ये काफी भोला है, चू फेंग ने कहा। दूसरी तरफ हर अस्तित्व का जन्म शीर्ष भाग्य नायक के रूप में हुआ था। स्वाभाविक रूप से दूसरी तरफ इन उच्च रैंकिंग वाले प्राणियों के प्रति उनकी कोई अच्छी भावना नहीं थी। तियान दाव, आप अंतहीन गॉड टावर को नियंत्रित करते हैं और पूरे दूसरे किनारे को दाव क्षेत्र के एक युद्ध के मैदान में बदल देते हैं। मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप कहाँ जा सकते हैं यदि सभी स्थान 9 नीदरलैंड के महान दानव से भरे हैं। जैसे ही शब्द गिरे, तियान दाव चिल्लाया, समझ गया मास्टर, मुझे उन्हें अच्छी तरह से मनोरंजन करने दो। स्वर्गीय दाव अब बेहद भयानक है। चू फेंग के आदेश के बाद इसने तुरंत अंतहीन दिव्य टावर के नियंत्रण को संभाला। अंतहीन दिव्य टावर पर भरोसा करते हुए इसने लगातार अपने डोमेन का विस्तार किया और अन्य सभी साइड रिक्त स्थान को दाव दायरे युद्ध के मैदान में शामिल किया। ये स्वर्ग जो कुछ ही मिनट पहले बेहद शांतिपूर्ण था, एक पल में एक जीवित नरक में बदल गया। विज्ञापन। दूसरी तरफ वे प्राणी भागना चाहते हैं, लेकिन जब तक वे दूसरी तरफ नहीं छोड़ते, वे कहीं भी 9 नीदरलैंड के महान दानव का सामना कर सकते हैं। लेकिन अन्य किनारे के अलावा, जहां असंख्य दुनिया में 9 नेदरवर्ल्ड से अधिक महान दानव नहीं है, अचानक पूरे शून्य ने अंतहीन अराजकता का अनुभव करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ वे प्राणी जो अब बहुत शांत थे, अब चू फेंग के प्रति जानलेवा इरादे हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने गुस्से को दबा दिया और इन 9 नीटर महान राक्षसों को दबाने के लिए वे क्या कर सकते थे?
उनकी ताकत के साथ ये नौ नीदरलैंड के महान राक्षस वास्तव में कुछ समय के लिए उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे, लेकिन इसके विपरीत चू फैंग के पक्ष पर दबाव अचानक बहुत कम हो गया। दूसरे शब्दों में मूल रूप से कोई दबाव नहीं है और सभी नौ नेदर महान राक्षसों को मूल रूप से इन प्राणियों द्वारा दूसरी तरफ से ध्यान रखा जाता है। इससे भी अधिक अविश्वसनीय है कि चू फैंग नौ नीदरलैंड के महान दानव को मारकर स्वर्ग के रास्ते पर भरोसा करके बड़ी मात्रा में योग्यता प्राप्त कर सकता है, लेकिन दूसरी तरफ ये प्राणी नौ नीदरलैंड के महान दानव को मारकर कोई योग्यता प्राप्त नहीं करते हैं, क्योंकि वे ईमानदारी से नौ नेदर महान दानव को मारना नहीं चाहते थे। स्वाभाविक रूप से उन पर कोई योग्यता नहीं होगी। दूसरी तरफ नौ नीटर महान दानव को देखकर चू फैंग ने राहत महसूस की। इस समय ताओ की उनकी इच्छा ने प्राचीन बुद्ध रनु को ढक दिया और उन्होंने शांति से कहा, फिर अब मैं आखिरकार आपके साथ खातों का निपटान कर सकता हूँ। जैसे ही शब्द गिरे, अंतरिक्ष के भयानक महान दाव एक विशाल काले पत्थर में बदल गए, दसियों लाख मील चौड़ा। यह अंतरिक्ष के महान दाव का अवतार था। सीधे शून्य के दूसरी ओर छिपे हुए प्राचीन बुद्ध को दबाएं। मैं तुम्हें मौत के लिए शाप देता हूँ। मैं नेदरवर्ल्ड में आपका इंतजार कर रहा हूँ। आप तीसरी परत को पार नहीं कर सकते। जलती हुई भाषा के प्राचीन बुद्ध ने उस विशाल काले पत्थर को देखा जो उस पर दबा रहा था। वह इस समय पूरी तरह से बेताब था और उसका स्वर आक्रोश और घृणा से भर गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि बस एक लड़ाई ने उसे एक हताश स्थिति में डाल दिया। ये दानव प्रजाति यानहुआंग प्राचीन कबीले के ईश्वर सम्राट होने के योग्य है। आखिरकार वह अभी भी बहुत भयानक है। अपने जीवन के अंत में वह पछतावा और आक्रोश से भर गया था, लेकिन उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान दिखाई दी और वह तीसरी परत के बारे में कुछ गुनगुनाता रहा। रुको, उसकी जान बचाओ। उस समय जब काला पत्थर जलती हुई भाषा के प्राचीन बुद्ध को दबाने वाला था, एक विशाल ताबूत अचानक शून्य के अंत से हवा के माध्यम से टूट गया और काले पत्थर की सतह पर नीचे दब गया। एक पल के लिए अंतरिक्ष को गतिरोध किया गया था और ब्लैकस्टोन थोड़े समय के लिए नहीं उतर सकता था। जलते हुए शब्द प्राचीन बुद्ध, जो पहले से ही मरने के लिए तैयार थे, ने उस क्षण को कहा कि उन्होंने ताबूत को देखा। कानून, यह आप क्यों है? उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि दूसरी तरफ हर कोई बेहद स्वार्थी था और कोई इस समय उसके बचाव में आएगा। और जिस व्यक्ति ने उसे बचाया वह दूसरी तरफ उसका नश्वर दुश्मन था। विज्ञापन अध्याय 387। क्या इस दुनिया में कोई नहीं है जिसकी आपको परवाह है? इस समय न केवल प्राचीन बुद्ध रनु को झटका लगा, बल्कि दूसरी तरफ के अन्य प्राणी भी गुप्त रूप से देख रहे थे जब उन्होंने कहा कि उन्होंने प्राचीन बुद्ध रनु की मदद करने के लिए कानून की बात सुनी थी। दूसरे किनारे में हर कोई जानता है कि जलती हुई भाषा के प्राचीन बुद्ध और कानून के आदरणीय शत्रु हैं। वे अनगिनत वर्षों से एक दूसरे से लड़ रहे हैं और अनगिनत जीवन और मृत्यु के झगड़े किए हैं। अगर पूरे दूसरी तरफ कोई भी ऐसा है जो सबसे ज्यादा प्राचीन बुद्ध रनु को मरना चाहता है, तो यह निस्संदेह कानून का आदरणीय होगा। लेकिन ऐसी स्थिति में भी जलती हुई भाषा के प्राचीन बुद्ध मरने वाले थे और कानून ने न केवल सराहना की, बल्कि उस दानव को बाधित करने के लिए भी बात की जिसकी ताकत स्पष्ट नहीं थी। क्या करने की कोशिश कर रहा है? क्या वह प्राचीन बुद्ध की मृत्यु की कामना नहीं करता है? वह अचानक इतना दयालु क्यों है? विज्ञापन कुछ गलत है, बिल्कुल गलत है। कानून के लिए अन्य योजनाएं होनी चाहिए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी योजना क्या है। वह एक निर्दयी व्यक्ति है जिसने हमारे दूसरे पक्ष में नौ नीदरलैंड के महान दानव को पेश करने की हिम्मत की है। मुझे डर है कि उसके लिए उस पर ध्यान देना मुश्किल होगा। हाँ, प्राचीन बुद्ध को जलते हुए शब्दों की शक्ति कानून के अनुरूप है। चूंकि ये दानव प्रजाति मनुष्यों को दबाने में सक्षम है, ये निश्चित रूप से हमारे कानून के लिए कोई मुकाबला नहीं है। इस समय उसके लिए खड़े होना नासमझी है। मुझे ऐसा नहीं लगता। कानून आदरणीय एक पुराना लोमड़ी है। अगर हम इसे देख सकते हैं तो वह इसे कैसे नहीं देख सकता है? चूंकि वह बोलने की हिम्मत करता है, इसलिए उसके पास भरोसा करने के लिए कुछ होना चाहिए। आइए देखें कि स्थिति आगे कैसे विकसित होती है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ वे प्राणी इस समय लगातार गुप्त रूप से संवाद कर रहे थे। वे चू फैंग के प्रति शत्रुता से भरे हुए थे, लेकिन हर कोई जानता था कि चू फैंग की ताकत बेहद भयानक थी और कोई भी उसका दुश्मन बनने के लिए तैयार नहीं था। क्या अधिक है, हर कोई जानता है कि चू फैंग के बाद नौ नीदरलैंड के महान दानव को दूसरी तरफ ले जाने के बाद एक अभूतपूर्व हॉरर फेस्टिवल में प्रवेश किया जाएगा। यहाँ तक कि उनके हस्तक्षेप के बिना चू फैंग अभी भी मृत हो सकता है, इसलिए वे इस समय इस गंदगी में क्यों जा सकते हैं? हालांकि इन नौ नेदर महान राक्षसों के साथ अस्थायी रूप से निपटने में केवल कुछ समय लगता है, जो उन्हें अस्थायी रूप से स्वीकार्य है। वास्तव में उन्हें उत्सुक बना दिया गया था कि इस समय कानून वंशानुगत क्यों आया। चू फैंग की उनकी समझ के आधार पर यदि आप इस समय बोलने की हिम्मत करते हैं, तो यह आश्चर्य की बात नहीं है कि ये दानव उस पर भी हमला करेगा। हे, चू फैंग भी इस समय ध्वनि के स्रोत को देख रहा था। इस समय अपनी ताकत के साथ वह कमोबेश दूसरी तरफ वेनरेबल्स के बीच संचार के माध्यम से देख सकता था। स्वाभाविक रूप से दूसरी तरफ आदरणीय उसकी दृष्टि से बच नहीं सका। इस दूसरे पक्ष का प्रोटोटाइप अरबों तंबू के साथ एक ऑक्टोपस था, जो बहुत अजीब और रहस्यमय लग रहा था। वास्तव में प्रत्येक तंबू एक सुनहरी चमक लहरा रहा था, जैसे कि वह उस पर हमला करने वाला था। लेकिन ताकत का ये स्तर काफी दूर है। वह चकित हो गया और बिना ये पूछे कि कानून किस पर भरोसा करता है, उसने सीधे एक आदेश दिया, स्वर्गीय दाव, उसे नष्ट कर दो। तियान दाव, जो पक्ष में कार्रवाई करने के लिए तैयार था, कोशिश करने के लिए उत्सुक था जब उसने देखा कि कानून आदरणीय अपने गुरु के अच्छे को बर्बाद करने की हिम्मत करता था। विज्ञापन चू फैंग के आदेश को सुनने के बाद उन्होंने सीधे अंतहीन गॉड टॉवर को नियंत्रित किया और कानून में पटक दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। चीखें एक के बाद एक बाहर निकल गईं। कानून मौके पर गिर गया। विशाल काला पत्थर अनंत में विकसित हुआ और अंतरिक्ष के महान दाव नियंत्रण शक्ति को भयानक स्वर्गीय दाव से निकलने वाला सर्वोच्च दबाव अंतहीन भगवान टॉवर से उत्पीड़न के साथ मिलकर बस कुछ ऐसा नहीं है जिसे कानून का सामना करना पड़ सकता है। बस एक मुठभेड़ और कानून आदरणीय मौके पर गिर गया। इस दृश्य को देखकर दूसरी तरफ के प्राणी बहुत हैरान थे। कानून आदरणीय पहले से ही मूल दायरे के देर से पहुंच गया है। यह आदमी इसे आसानी से दबा सकता है। उसकी ताकत मूल क्षेत्र के चरम पर पहुंच गई होगी। वह मूल के चरम पर है और वह अभी भी नष्ट किए गए स्थान के महान दाव को नियंत्रित कर रहा है। वह 10,000 दुनिया में इस तरह के भयानक स्तर तक कैसे पहुंचा? यहाँ तक कि यानहुआंग प्राचीन कबीले के भगवान सम्राट को भी इतना भयानक नहीं होना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि वह पहले से ही मृतकों से महान दाव पुनरुत्थान
का कारण बना है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। दूसरे किनारे से कुछ प्राणियों ने अनुमान लगाया और कुछ की आंखें झड़ रही थीं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह इतना शक्तिशाली क्यों है। जब तीसरी परत स्वर्ग का गेट उस पर उतरता है और उसका दाव शरीर ढह जाता है तो हम उसके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और इसका पता लगा सकते हैं। शायद हम कुछ नई खोज करेंगे। भाई ली दाव ने जो कहा वह समझ में आता है। अगर हम उसके देव शरीर से कुछ उपयोगी पा सकते हैं या अप्रत्यक्ष रूप से उसके दृष्टिकोण को नियंत्रित कर सकते हैं और देव एकीकरण के साथ हमारी मदद कर सकते हैं तो इसे दूसरे पक्ष को बाधित करने के उनके पाप के लिए प्रायश्चित माना जा सकता है। मुझे लगता है कि तियान दाव भी बहुत सुंदर है और लगता है कि बहुत कुछ कहना है। समय आने पर मेरे साथ मत लड़ो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ के प्राणियों ने उस शून्य में अंधेरे बोल्डर को देखा जो फिर से प्राचीन बुद्ध रनु को दबा रहा था। उनके मूड पूरी तरह से अलग थे। उन्होंने चू फैंग को देखा जैसे कि उन्होंने एक खजाना की खोज की हो। ऐसा लग रहा था कि उनकी नजर में चू फैंग, जो हर जगह लोगों को मार रहा था, मौत से बहुत दूर नहीं था। इस समय कानून आदरणीय, जो पहली मुठभेड़ से तुरंत मारा गया था, उसे फिर से जोड़ा गया और दूसरे छोर पर दिखाई दिया। विशाल काले पत्थर को फिर से जलते हुए प्राचीन बुद्ध को दबाते हुए उन्होंने ठंड से कहा, बंद करो। यदि आप नहीं चाहते हैं कि पूरी शाही दुनिया नष्ट हो जाए और यानहुआंग प्राचीन कबीले को पूरी तरह से मिटा दिया जाए तो रुकें। जब तक आप प्राचीन बुद्ध रनु के जीवन को छोड़ देते हैं और आपके और उसके बीच के कारण और प्रभाव को आगे नहीं बढ़ाने का वादा करते हैं, बदले में मैं यानहुआंग प्राचीन कबीले और आपके लिए भूमि को वापस कर सकता हूँ। इस समय उन्होंने पहले से ही चू फैंग के निर्णायक और निर्मम चरित्र को देखा था, इसलिए उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा और सीधे अपना ट्रम्प कार्ड खेला। यानहुआंग प्राचीन कबीले का एक वंशज और भूमि की सीमा। जलते हुए शब्द। प्राचीन बुद्ध काफी हैरान थे। जब उन्होंने कानून की आवाज सुनी तो वे आदरणीय थे। आप पुराने लोमड़ी हैं, आप अभी भी अपनी आस्तीन ऊपर की चाल है। विज्ञापन। यदि चू फैंग वास्तव में यानहुआंग प्राचीन कबीले के ईश्वर सम्राट हैं, तो वह निश्चित रूप से इस समय सतर्क रहेगा और फिर कभी उस पर हमला नहीं करेगा। लेकिन इस पुराने लोमड़ी ने उसे क्यों बचाया? अब भी वह भ्रमित है। ओह, यानहुआंग प्राचीन कबीले में भी एक क्षेत्र है। क्या यह आपका ट्रम्प कार्ड है जो आपको मुझे इतना अहंकारी रूप से सामना करने की अनुमति देता है? इस समय चू फैंग की ठंडी आवाज लग रही थी। उन्होंने ऑक्टोपस को अपने तंबू को उदासीन रूप से लहराते हुए देखा, जैसे कि वह अपने ट्रम्प कार्ड से थोड़ा डरते थे। हे, इस समय कानून आदरणीय ने भी हल्के से कहा और कहा, दानव, मेरा आपका दुश्मन होने का कोई इरादा नहीं है और न ही मैंने जानबूझकर यानहुआंग प्राचीन कबीले और पृथ्वी के दायरे पर हमला किया। मुझे बस संयोग से उनके निशान मिल गए। जब तक आप मेरी शर्तों से सहमत हैं, मैं उन्हें सौंप दूंगा। यद्यपि वह घमंडी लग रहा था, उसके वास्तविक शब्दों ने उसकी कमजोरी का खुलासा किया। प्रारंभिक लड़ाई के बाद उन्होंने निर्धारित किया था कि चू फैंग की लड़ाई की क्षमता दूर तक उनकी अधिक है। यदि उस पुराने गंजे गधे रनु प्राचीन बुद्ध का जीवन खतरे में नहीं था, तो वह इस समय कभी भी कार्रवाई नहीं करता। ओह, चू फैंग ने थोड़ा सिर हिलाया, कानून को आदरणीय देखा और कहा, क्षमा करें, मैं उसे मार दूंगा और आपको भी मरना होगा। कानून आदरणीय की अभिव्यक्ति अचानक काफी बदल गई। प्राचीन बुद्ध रनु ने भी देखा विशाल काले पत्थर द्वारा गठित छाया उसके चेहरे पर एक निर्जन रूप के साथ उसके सिर के ऊपर उभर रही थी। अपने जीवन के अंतिम क्षण में वह गर्जना करता था, क्या आपके पास इस दुनिया में किसी की भी परवाह नहीं है? चू फैंग ने उन्हें जवाब नहीं दिया। प्राचीन बुद्ध रनु पहले से ही मर चुके थे या जीवित थे। प्राचीन बुद्ध के जलते हुए शब्दों का पीछा करते हुए देखकर कानून आदरणीय ने चौड़ी आंखों से देखा। पागल आदमी, आप वास्तव में एक पागल आदमी हैं। चू फैंग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन इसे दबाने के लिए अपना हाथ बदल दिया और उसे टुकड़ों में तोड़ दिया। पागल आदमी कोई परवाह नहीं करता है। ये बेशक एक तरफा मूल्यांकन है। हृदय से भूमि और यानहुआंग प्राचीन कबीले दोनों ही उनकी उत्पत्ति से संबंधित हैं, इसलिए सामान्य परिस्थितियों में उन्हें ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने इतनी निर्णायक और जमकर कार्य करने की हिम्मत की क्योंकि किसी ने गुप्त रूप से उसे याद दिलाया और वह इस आवाज से बहुत परिचित था। विलो भगवान। पुनश्च दूसरा अद्यतन, कृपया बिजली उत्पन्न करने के लिए अपने प्यार का उपयोग करें। विज्ञापन। अध्याय 388। बाद में दंडित होने का डर। उस पर भरोसा मत करो। वह सिर्फ जानता है कि हम कहाँ हैं, लेकिन वह हमारे साथ कुछ नहीं कर सकता। विलो भगवान की आवाज अचानक उसके कानों में दिखाई दी और उसने अभी चू फैंग के लिए वही बात कही। ये ठीक इस वजह से है कि चू फैंग ने बिना किसी स्क्रूले के कानून को सम्मानजनक और जलते हुए प्राचीन बुद्ध पर हमला करने की हिम्मत की। वह जलती हुई भाषा के प्राचीन बुद्ध के रूप में देखता था, उसके सामने गिर गया और पुनरुत्थान का कोई मौका नहीं लेकर राख में बदल गया। तब सिस्टम के संकेतों ने तोपों की एक स्ट्रिंग की तरह आवाज जारी रखी, पूरी तरह से पुष्टि की कि उसके द्वारा एक और भाग्य स्तरीय नायक को मार दिया गया था। चू फैंग को परवाह नहीं थी। सिस्टम संकेत बहुत अधिक थे और बहुत बार और वह एक और रूप लेने के लिए भी बहुत आलसी था। इस समय उन्होंने अंतरिक्ष की लंबी नदी की अधिक भयानक शक्ति का उपयोग किया और सैकड़ों लाखों दाव हथियारों को कानून का शिकार करने के लिए। उसी समय उसकी आवाज शून्य के अंत तक फैल गई और पूछा, अब आप कहाँ हैं? कोई जवाब नहीं। यद्यपि विलो भगवान की आवाज उसके कानों में बनी, यह असीम रूप से बहुत दूर था और यहाँ तक कि वह अब विशिष्ट स्थान को महसूस नहीं कर सकता था। ताओ की इच्छा ने विलो भगवान की आवाज का पालन किया और दूसरी तरफ एक प्राचीन अंधेरे पर्वत को गहरा पाया। लेकिन उस अंधेरे प्राचीन पर्वत में ताओ की अपनी वर्तमान इच्छा के साथ वह केवल एक धुंध देख सकता था और किसी भी सांस का पता नहीं लगा सकता था। चू फैंग अधीर नहीं था। शाही क्षेत्र के लापता होने के बाद सैकड़ों साल बीत चुके थे। उन्हें इंपीरियल दायरे में विलो भगवान और अन्य महिलाओं की पहचान के बारे में कई संदेह थे। प्रारंभ में उन्होंने सोचा था कि चोरी के दौरान शाही क्षेत्र पाया जा सकता है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि शाही क्षेत्र अंततः दूसरी तरफ बह जाएगा। शाही क्षेत्र की उनकी समझ के आधार पर ये दुनिया सभी दुनिया के बीच विशेष रूप से शक्तिशाली नहीं है, फिर भी वे इस क्षण में दूसरी तरफ मौजूद हैं, अनभिज्ञ, जो ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि सम्राट क्षेत्र, लियू शेन और अन्य की उत्पत्ति कल्पना से भी अधिक गहरी है। अंत में कानून को 10 बार मारने के बाद विलो भगवान की आवाज फिर से लग रही थी, मेरे पति, कृपया हमारी तलाश में मत आओ। हम अब एक बेहद खतरनाक जगह पर हैं। मुझे पता है कि आप अब बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन ये जगह वास्तव में भयानक है। आप देव एकीकरण क्षेत्र तक नहीं पहुंचे हैं, इसलिए कृपया हमें खोजने की कोशिश न करें। इस संदेश को वितरित करने के लिए हमारे सभी संसाधन ले गए हैं। मैं अब आपको एक संदेश नहीं भेज सकता। आपको अपनी रक्षा करनी चाहिए। डॉट 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 उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह।
चू फेंग एक पल के लिए चुप था, अंधेरे प्राचीन पहाड़ को देखते हुए। ये स्पष्ट रूप से भयानक जगह थी जिसका लियू शेंग ने उल्लेख किया था। चू फेंग ने लियू शेंग की सलाह के बारे में बहुत कुछ नहीं कहा, लेकिन बस हमेशा की तरह शांति से कहा, मेरे लिए रुको। बोलने के बाद अरबों डीएओ हथियार उसके पीछे फिर से दिखाई दिए, कानून के बाद का पीछा करते हुए। विज्ञापन। इस समय कानून आदरणीय बार बार पुनर्जीवित हो गया और दहाड़ता रहा। पागल, तुम पागल हो, मुझे छोड़ दें, मैं आपको यानहुआन प्राचीन कबीले और शाही क्षेत्र के बारे में समाचार दूंगा। उसका चेहरा गंभीर था और उसकी आवाज डर से भर गई थी। बार बार झगड़े ने उन्हें चू फेंग की ताकत के बारे में गहराई से अवगत कराया था। अगर वह इस समय हठपूर्वक विरोध करता रहा तो उसका अंतिम भाग्य होगा प्राचीन बुद्ध रनु के समान। बहुत देर हो चुकी है। चूंकि आप उस गंजे गधे के साथ कहूँच में हैं, आप निश्चित रूप से एक अच्छे व्यक्ति नहीं हैं। आपको मारना आपको जड़ों से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका होगा, ताकि मुझे भविष्य में जवाबदेह नहीं ठहराया जा सके। चू फेंग ने ठंड से बात की और उसकी उंगली की एक लहर के साथ अरबों दाव हथियारों ने एक झरने की तरह नीचे डाला, एक पल में कानून को नष्ट कर दिया। दूसरी तरफ वे प्राणी शून्य की गहराई में छिपने में मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन जब वे इन शब्दों को सुनते हैं तो उनके होठों को घुमा सकते हैं। अविश्वसनीय, यह अपमानजनक है। यह दानव कानून की तुलना में अनगिनत गुना अधिक मजबूत है। उसे मारना उतना ही आसान है जितना एक कुत्ते को मारना। क्या आप अभी भी डरते हैं कि कानून आपको बाद में दंडित करेगा? वह सिर्फ उसे मारने के लिए एक बहाना ढूंढना चाहता था, क्योंकि वह उसे पसंद नहीं करता था। आदरणीय का कानून वास्तव में दयनीय है, लेकिन यह बिल्कुल सच है। अगर ऐसे निर्दयी व्यक्ति के साथ सामना किया जाता है जो दूसरी तरफ नौ नीदरलैंड के महान दानव का नेतृत्व करने की हिम्मत करता है, तो प्राचीन बुद्ध के जलते हुए शब्दों के जीवित रहने का कोई मौका नहीं है। कानून को आदरणीय इस स्थिति में क्यों रखना चाहिए? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आदरणीय सभी प्राणियों का कानून चू फेंग के बेशर्म शब्दों से भी स्तब्ध था। इस दुनिया में ऐसा दुष्ट व्यक्ति कैसे हो सकता है? अगर मैं बाद में आपके साथ स्कोर का निपटान कर सकता हूँ, तो क्या आप अभी भी मेरा पीछा करेंगे और मुझे मारेंगे? उद्धरण चिन्ह। कानून आदरणीय गर्जना। सच कहूं तो वह और प्राचीन बुद्ध रेनु मौत के लिए युद्ध में थे। यदि संभव हो तो वह निश्चित रूप से अभी अपना रास्ता मजबूर नहीं करना चाहता था, लेकिन यह मामला इतना आसान नहीं था। अगर वह प्राचीन बुद्ध रेनु को नहीं बचाता तो इसका उस पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। इससे पहले कि वह अपने शब्दों को खत्म कर पाता, अरबों दाव क्यूई ने एक बार फिर इसे अंतहीन टुकड़ों में काट दिया। यदि आप वास्तव में ऐसा करने पर जोर देते हैं तो इसे पछतावा न करें। कुछ सांसों के बाद कानून आदरणीय एक स्थान पर पुनर्जीवित हुआ जो अंतिम स्थान से बहुत दूर था। विज्ञापन। उसका चेहरा ज्वलंत हो गया और वह जोर से चिल्लाया, जैसे कि उसने अपना मन बना लिया हो। फिर चारों ओर घूम गया और दक्षिण पूर्व की ओर भाग गया। इस समय उन्होंने अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल अपने जीवन के सभी संसाधनों को फोड़ने के लिए किया और उनकी गति बहुत तेज थी, यहाँ तक कि चू फेंग थोड़ा डूब गया और केवल एक उंगली के साथ कड़ी मेहनत करके वह उसे मार सकता था। बहुत दुखद। कानून आदरणीय इस दानव प्रजाति को दंडित करने के लिए तीसरी परत की प्रतीक्षा करने में सक्षम नहीं हो सकता है और प्राचीन बुद्ध के जलते हुए शब्दों के नक्शे कदम का पालन करेगा। किसने उसे इस तरह के एक कारण और प्रभाव में मजबूर करने पर जोर दिया, जिसके बारे में बोलते हुए उसके और जलते हुए शब्दों के बीच किस तरह का संबंध मौजूद है? प्राचीन बुद्ध। अगर कोई स्नेह नहीं है तो कहीं और एक बड़ा कारण और प्रभाव होना चाहिए, इसलिए वह दानव को रोकने के लिए ऐसा जोखिम उठाएगा। मैंने सुना कि दोनों एक बार पहले स्तर से एक साथ चले गए। क्या ये हो सकता है कि उन्होंने उस समय के दौरान किसी तरह का बंधन बनाया? आपने जो कहा वह समझ में आता है। कानून और कोड गिरने वाले हैं, लेकिन वह अभी भी रन पर है। वह किस लिए संघर्ष कर रहा है? रुको, यह सही नहीं है। ये की दिशा में जा रहा है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। प्राचीन बुद्ध के जलते हुए शब्द के पिछले अनुभव के साथ जब उन्होंने देखा कि कानून को चू फेंग द्वारा शिकार किया जा रहा था, तो अंधेरे में दूसरी तरफ उन प्राणियों का मदद करने का मामूली इरादा नहीं था। इसके बजाय वे फुसफुसाते रहे और चर्चा करते रहे कि कानून आदरणीय और जलते हुए शब्द प्राचीन बुद्ध के बीच किस तरह का रहस्य मौजूद था। इस समय दूसरी तरफ के कई प्राणियों ने अचानक पता लगाया कि कानून आदरणीय एक ही समय में मार रहा था और भाग रहा था और उसके भागने के अंत तक पहुंच गया। अचानक उसका स्वर रुक गया और उसकी अभिव्यक्ति अजीब हो गई। उनकी ताऊ की वसीयत की चौकस आंखों के तहत कानून 1 घंटे से भी कम समय में एक अंधेरे प्राचीन पहाड़ पर भाग गया। जब अंधेरे प्राचीन पर्वत को देखते हुए कानून आदरणीय, जो पहले से ही मौत के कगार पर था, गंभीर लग रहा था और बिना किसी हिचकिचाहट के भाग गया। चू फेंग ने डार्क प्राचीन पहाड़ में प्रवेश करने वाले कानून को देखा और उनकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। अंधेरे प्राचीन पर्वत और भी अधिक रहस्यमय था जितना उसने कल्पना की थी। कानून आदरणीय उसके द्वारा कई बार मार दिया गया था कि वह लंबे समय से अपनी आभा पर लॉक करने में सक्षम था, जो बहुत परिचित था। हालांकि फिर भी मोमेंट लॉ आदरणीय डार्क एंटिक माउंटेन में शामिल हो गया। वह लगभग तुरंत उसके साथ होने वाले कनेक्शन से काट दिया गया। यह अंधेरा प्राचीन पर्वत क्या है? चू फेंग को एक विचार था। अपना सिर घुमाया और एक दिशा में देखा और दूर नहीं किया और उसे लापरवाही से पकड़ लिया। अचानक एक विशाल महाद्वीप कांप गया और अंदर के 3 चोर एक विशाल लहर की तरह थे और जल्द ही काले रंग की एक महिला को पकड़ा गया था। काले रंग की महिला ने मूल ताओ क्षेत्र की आभा को बाहर कर दिया और उसके चेहरे पर 4 आंखें विशेष रूप से अजीब लग रही थीं। जब उसने खुद को चू फेंग के सामने दिखाई दिया तो काले रंग की महिला की 4 आंखों ने सभी प्रकार के अजीब भाव दिखाए, भय, सदमे, विस्मय, भ्रम। क्या आप दाव दायरे से हैं? चू फेंग ने अश्वेत महिला को देखा और लापरवाही से पूछा, इसे भूल जाओ, यह महत्वपूर्ण नहीं है। मुझे बताओ, ये अंधेरा प्राचीन पर्वत क्या है? विज्ञापन। अध्याय 389, तीसरी परत। काले रंग की यह महिला और कोई और नहीं, प्राचीन कबीले के खगोलीय पूर्वज के अलावा दाओ दुनिया में सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक है। बेशक ये कथन सही नहीं है। ताओवादी दुनिया में स्वर्गीय पूर्वज वास्तव में काले रंग में वर्तमान महिला के अवतार में से एक है। दूसरे किनारे पर केवल दूसरे किनारे पर नहीं होना। कुछ लोग सभी क्षेत्रों में देव एकीकरण के अवसरों की तलाश करने के लिए खुद को कई संस्थाओं में विभाजित करेंगे। चूंकि तियानजू दाव दायरे से लौटा था, इसलिए उसने सीखा कि दीजू ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे चू फेंग द्वारा मार दिया गया और यहाँ तक कि पूरे प्राचीन कबीले को भी फंसाया गया। उसके पास अपने मूल शरीर में लौटने और उसके और प्राचीन कबीले के बीच के कारण और प्रभाव को
काटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि जितना अधिक वह चू फेंग के साथ कोई बातचीत नहीं करना चाहती थी, उतनी ही अधिक संभावना है कि वह उससे टकराएगी। भले ही वह अपने मूल रूप में थी, लेकिन वह बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं करती थी और आसानी से पास में चू फेंग द्वारा पकड़ा गया था, जिसने उसे हैरान और भयभीत कर दिया। चू फेंग के सवाल को सुनकर वह असहज महसूस कर रही थी, ये डरते हुए कि चू फेंग दाव के दायरे में चीजों के कारण उसके साथ खातों का निपटान करेगा, और तुरंत सम्मानपूर्वक कहा, यह अंधेरा प्राचीन पर्वत हमारे दूसरे किनारे में सबसे भयानक तीसरी परत स्वर्गीय गेट्स के बीच पहला स्वर्गीय द्वार है। तीसरी परत, वह क्या है? चू फेंग ने अंधेरे प्राचीन पर्वत को देखा। ताओ की उनकी भयानक इच्छा इस प्राचीन पर्वत के खिलाफ कोई फायदा नहीं थी। वह अब आदरणीय कानून की आभा को महसूस नहीं कर सकता था। जब उन्होंने तीसरी परत शब्द को फिर से सुना तो उनकी शंका और भी अधिक तीव्र हो गई। चूंकि वह ताओ की दुनिया में आया था, इसलिए उसने ये नाम बार बार जलती हुई भाषा के प्राचीन बुद्ध कानून के आदरणीय और दूसरी तरफ अन्य प्राणियों से सुना है। जब उन्हें पता चला कि अथाह अंधेरे प्राचीन पर्वत तीसरी परत स्वर्ग का द्वार था, तो उन्होंने आखिरकार जिज्ञासा का एक निशान विकसित किया। तीसरी परत गेट मास्टर द्वारा एक परीक्षण सेट है। यदि आप तीसरी परत गेट पास कर सकते हैं तो आपके पास गेओ एकीकरण के सही अर्थ को देखने और दूसरा मास्टर बनने का मौका होगा। तियांजू ने तुरंत चू फेंग को प्रचार किया, जैसे कि वह परिसमापन से डरता था। उन्होंने अंधेरे प्राचीन पहाड़ी सड़क की ओर इशारा किया और कहा, यह पहला स्तर का पास है, दफन पर्वत। दूसरे स्तर को हुफान टॉवर कहा जाता है और तीसरे स्तर को चुनिवान हॉल कहा जाता है। वे दोनों इस जंगदाव पर्वत के अंदर हैं। प्रत्येक पहली परत स्वर्गीय गेट में अनंत क्षेत्र होते हैं, लेकिन यदि आप इसे पास करने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली हैं, तो आप मास्टर द्वारा छोड़े गए सर्वोच्च अवसर भी प्राप्त कर सकते हैं। चू फेंग ने तियांजू के लिए कोई सम्मान व्यक्त नहीं किया, लेकिन उनके शब्दों में सबसे महत्वपूर्ण शब्द पकड़ा, मास्टर। क्या कई स्वामी हैं? चू फेंग ने अपनी भौहें उठाईं और उनके दिमाग में एक विचार था। क्या वे फिर से घोंसले के शिकार गुड़िया का उपयोग करना शुरू कर रहे हैं? हालांकि जैसा कि तियांजू ने समझाया, उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि उन्हें गलत समझा गया था। तियांजू ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, अधिपति डाओ एकीकरण के ऊपर एक अस्तित्व है, लेकिन कई अधिपति नहीं हैं। अंतहीन पीढ़ियों से आकाश और असंख्य दुनिया में केवल एक व्यक्ति ने सफलतापूर्वक गेओ एकीकरण हासिल किया है और अधिपति की स्थिति में चढ़ गया है। उद्धरण चिन्ह, वह इतना शक्तिशाली है कि यह शब्दों से परे है और यहाँ तक कि निरीक्षण करना भी असंभव है। उसने ताओ के दायरे को पूरी तरह से पार कर लिया है। विज्ञापन, यहाँ तक कि अगर यह सिर्फ तीसरी परत स्वर्ग का गेट था जिसे उसने पीछे छोड़ दिया, तो यह चौंक गया और अनगिनत मजबूत हो गया हम के दूसरी तरफ पुरुष। उद्धरण चिन्ह। इस बिंदु पर तियांजू ने विराम दिया, फिर विषय को बदल दिया और चू फेंग को याद दिलाया, कानून आदरणीय दफन पहाड़ में भाग गया है। अब उसका पीछा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह थकावट के बिंदु पर पहुंच गया है और उसके लिए दफन पहाड़ से बाहर निकलना लगभग असंभव है। वह बोलने में संकोच करती थी, थोड़ी देर के लिए सोचा और आखिरकार चू फेंग को राजी कर लिया। आप जल्द से जल्द दूसरी तरफ छोड़ देंगे? दूसरी तरफ छोड़कर क्यों? चू फेंग ने लापरवाही से पूछा। उसका शरीर गतिहीन रहा, जैसे कि उसे परवाह नहीं थी। यह तीसरी परत स्वर्गीय गेट न केवल मास्टर द्वारा छोड़ा गया एक परीक्षण है, बल्कि दूसरे पक्ष के नियमों पर भी प्रतिबंध है। आपने नॉन एदर महान दानव को दूसरी तरफ लाकर दूसरी तरफ के नियमों को तोड़ दिया है। मैं समझ सकता हूँ कि तीसरी परत गेट खोला गया है। यदि आप जल्दी से नहीं छोड़ते हैं, तो आप जल्द ही तीसरे लेयर गेट द्वारा दबाए जाएंगे। आप रहने या मरने में असमर्थ होंगे। चू फेंग गतिहीन रहा, उसकी आंखें विचारशील, तियांजू की आंखों के चार जोड़े को सीधे घूरते हुए। हम एक दूसरे को नहीं जानते, आप मुझे ये क्यों बता रहे हैं? तियांजू ने कड़वाहट से मुस्कुराया, मेरे क्लोन का डीएओ दायरे में आपके साथ एक कारण और प्रभाव था। हालांकि यह गहरा नहीं है। मैं कानून के आदरणीय का पालन नहीं करना चाहता। चूंकि मैं आपके लिए कोई मैच नहीं हूं और आपने मुझे खोजा है, सबसे अच्छा तरीका यह है कि इस कारण और प्रभाव को हल करने की पूरी कोशिश की जाए। आपको जल्दी से छोड़ देना चाहिए। मुझे लगता है कि तीसरी परत गेट आपसे दूर नहीं है। चू फेंग ने उनके शब्दों को सुनने के बाद सिर हिलाया। आप काफी स्मार्ट हैं। उसका मतलब था कि उसने ईमानदारी से क्या कहा। बहुत सारे अन्य तर्क थे और ऐसा लग रहा था कि उसने उन्हें लापरवाही से पकड़ लिया, लेकिन यह वास्तव में आकस्मिक कैसे हो सकता है? अगर उसके सामने की काली पहरेदार महिला का वास्तव में उसके प्रति बुरे इरादे थे, तो कानून आदरणीय और प्राचीन बुद्ध को जलाना उसका भाग्य होगा। उनके स्तर पर सभी कवअप और षड्यंत्र सिर्फ छोटे मामले हैं। चूंकि दूसरा पक्ष कारण और प्रभाव को हल करने के लिए तैयार है और उसने ईमानदारी दिखाया है और वह एक हत्यारा नहीं है, वह स्वाभाविक रूप से इस मामले को अंत तक आगे नहीं बढ़ाएगा। ये देखकर कि तियांजू अभी भी उसे युद्ध में देख रहा था, चू फेंग ने शांति से कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें अब नहीं मारूंगा, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा। मुझे इस तीसरी परत में बहुत दिलचस्पी है स्वर्गीय गेट। यदि वह इसे दबाना चाहता है तो इसे आजमाएं। चू फेंग के अभिमानी शब्दों को सुनकर तियांजू की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। ये सुनकर कि चू फेंग उसके साथ युद्ध में नहीं जाना चाहता था, उसकी अभिव्यक्ति ने थोड़ा आराम किया। वह मूल रूप से चारों ओर घूमने और छोड़ने की योजना बना रहा था, लेकिन फिर उसे कुछ याद आया और चुपचाप चू फेंग को याद दिलाया। प्राचीन बुद्ध रनु ने पहले उल्लेख किया था कि यानहुआंग प्राचीन कबीले के भगवान सम्राट वापस आ गए हैं। यदि आप वास्तव में यानहुआंग प्राचीन कबीले के भगवान सम्राट हैं, जिस गुरु ने तीसरी परत स्वर्गीय गेट की स्थापना की, उसने व्यक्तिगत रूप से यानहुआंग प्राचीन कबीले के अधिकांश को नष्ट कर दिया। हालांकि उसकी वर्तमान स्थिति के साथ वह शायद आपके और मेरे जैसे छोटे लोगों की परवाह नहीं करेगा, लेकिन हमेशा कारण और प्रभाव होगा। विज्ञापन, आप नॉन एदर महान दानव में लाए। इस मामले को निश्चित रूप से मास्टर द्वारा दंडित किया जाएगा। अगर यह यानहुआंग प्राचीन कबीले का भगवान सम्राट है, ये सब मुझे कहना है। चूंकि आप मुझे नहीं मारेंगे, अगर हम किस्मत में हैं तो हम फिर से मिलेंगे। काले रंग की महिला बोलने में संकोच कर रही थी। बोलने के बाद वह घूम गई और एक फ्लैश में गायब होकर चली गई। चू फेंग ने उसकी पीठ को देखा लेकिन उसे नहीं रोका। मास्टर, यानहुआंग प्राचीन कबीले के गॉड सम्राट, तीसरी परत स्वर्गीय गेट। ये दूसरा पक्ष अधिक से अधिक दिलचस्प होता जा रहा है। उन्होंने अंधेरे प्राचीन पहाड़ को देखा और इसमें अधिक से अधिक रुचि हो गई। बस अब उन्होंने सिस्टम से एक संकेत प्राप्त किया और उस समय गॉड फ्लावर के स्थान की खोज की, जो अगले दिन गुआनहुआफान बिल्डिंग में था। इसके अलावा तीसरे स्तर में चुनिवान पैलेस नामक एक जगह है, जो बिल्कुल वह जगह है जो जीयू ने मुझे पहले बताया था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने इसे कैसे देखा, उसे दूसरी तरफ की तीसरी परत के माध्यम से तोड़ना पड़ा।
मास्टर भागो, तीसरी परत स्वर्ग गेट आ रहा है। इस समय उसने अचानक अपने कानों में रोना सुना। चू फेंग ने अपनी भौहें उठाई, उदासीन रूप से संवेदन तुरंत। स्वर्ग के नियंत्रण के बिना विशाल अंतहीन दिव्य टॉवर को मध्य हवा में निलंबित कर दिया गया था, जिससे उन 9 नेदर महान राक्षसों को सभी दिशाओं में भागने की अनुमति मिली। चू फेंग ने भड़काया, स्वर्गीय दाओ वास्तव में तीसरी परत स्वर्गीय गेट द्वारा निगल लिया गया था। हालांकि इसके और स्वर्ग के रास्ते के बीच एक बेहद मजबूत कारण संबंध है और यह संभावना नहीं है कि स्वर्ग का रास्ता थोड़े समय में नष्ट हो जाएगा। उसने अपनी उंगलियों से आकाश को टैप किया। हर हड़ताल के साथ 9 नेदर महान राक्षस जो बच गए थे एक के बाद एक गिर गए। कई भाग्य कुंजियां चू फेंग के सामने तैरती थीं, चमकती हुई। उन्होंने खुद से सोचा, ऐसा लगता है कि इस तीसरी परत की शक्ति मेरी कल्पना से परे है। अगर मैं इसमें कदम रखना चाहता हूं तो भी मुझे अच्छी तरह से तैयार करने की आवश्यकता है। ये सिर्फ इतना होता है कि दूसरे पक्ष के सिद्धांत मेरे लिए एक बार सर्वोच्च ईश्वर स्तरीय पहचान को अनलॉक करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए, है ना? उद्धरण चिन्ह पुनश्च दूसरा अद्यतन, कृपया बिजली उत्पन्न करने के लिए अपने प्यार का उपयोग करें। विज्ञापन अध्याय 390 नई सर्वोच्च ईश्वर स्तर की पहचान। भले ही चू फेंग की ताकत एक आश्चर्यजनक स्तर पर पहुंच गई है, फिर भी वह इसे हल्के में नहीं लेने की हिम्मत नहीं करता है। ये तीसरा परत गेट मास्टर द्वारा स्थापित किया गया था, जो डियो एकीकरण के दायरे को स्थानांतरित करता है। इसमें जो खतरा है वह निस्संदेह कल्पना से परे है। किसी अज्ञात कारण के लिए जब भी चू फेंग ने मास्टर शब्द सुना तो वह सहज रूप से अपने दिल में गहरी घृणा की भावना महसूस करेगा। खेती के अपने स्तर के किसी व्यक्ति के लिए ये भावना प्रकृति से एक चेतावनी की तरह थी। इसका मतलब ये है कि उसके और अधिपति के बीच एक निर्णायक लड़ाई अपरिहार्य है। अब यहाँ तक कि स्वर्गीय दाओ को तीसरी परत स्वर्गीय गेट द्वारा निगल लिया गया है, इसलिए चू फेंग स्वाभाविक रूप से पीछे हटने का चयन नहीं करेगा। उन्होंने एक सर्वोच्च ईश्वर स्तरीय पहचान को फिर से अनलॉक करने का फैसला किया। चू फेंग के लिए सर्वोच्च ईश्वर स्तर की पहचान को अनलॉक करने के लिए आवश्यक शर्तें अब प्राप्त करना आसान है। जब तक वह तैयार है, वह किसी भी समय सभी आवश्यक सामग्रियों को इकट्ठा कर सकता है। हालांकि ये सब इस आधार पर आधारित है कि वह जिस दुनिया में है उसके पास अपनी सर्वोच्च ईश्वर स्तर की पहचान को अनलॉक करने में उसका समर्थन करने की पर्याप्त शक्ति है। सौभाग्य से जब से वह दूसरी तरफ आया था, उसने पाया कि इस दुनिया में ताओवादियों की शक्ति ताओवादी दुनिया से बहुत बेहतर थी और सर्वोच्च ईश्वर स्तर की पहचान को अनलॉक करना मुश्किल नहीं था। भाग्य की सुनहरी कुंजी चू फेंग के सामने तैर रही थी। जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा, गोल्डन फ्रेम सैकड़ों इंच लंबी फिर से दिखाई दी। गोल्डन फ्रेम में ब्लैक कार्ड धीरे से तैर गया और जब पहली बार देखा गया था तो एक बड़ा क्षेत्र गायब था। जैसे ही गोल्डन फ्रेम दिखाई दिया, चू फेंग ने अपना हाथ लहराया और कई सर्वोच्च भाग्य क्रिस्टल उसके सामने दिखाई दिए। डेस्टिनी क्रिस्टल और डेस्टिनी की ने एक साथ 100 इंच के सुनहरे फ्रेम में प्रवेश किया और प्रकाश ने छलांग लगाई, जल्दी से भगवान स्तर की पहचान में ताला लगा दिया। ईश्वर स्तर की पहचान को अनसुना करते हुए सभी पवित्र प्रभु में लौटते हैं। आपने अपने मूल में लौटने वाले सभी रास्तों का अर्थ प्राप्त किया है। आप सर्वोच्च दाओ पवित्र शास्त्र प्राप्त करते हैं, सभी देवताओं की वापसी का शास्त्र। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। आपने सच्चे दाओ दायरे की ताकत प्राप्त की है। सुप्रीम डेस्टिनी क्रिस्टल की शक्ति ने सर्वोच्च ईश्वर स्तर की स्थिति पर कब्जा नहीं किया। भाग्य के गियर धीरे धीरे मुड़ने लगे। आपने थोड़ा आशीर्वाद मूल्य प्राप्त किया। वर्तमान आशीर्वाद मूल्य 1/10 है। ईश्वर स्तर की पहचान को अनलॉक करना अनियंत्रित भाला मास्टर। आपने सर्वोच्च दिव्य भाले के इरादे को प्राप्त किया है। आपने सुप्रीम डीएओ हथियार प्राप्त किया है, ओवरलॉर्ड स्काई ड्रैगन हेल्मेट। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। आपने सच्चे दाओ दायरे की ताकत प्राप्त की है। सुप्रीम डेस्टिनी क्रिस्टल की शक्ति ने सर्वोच्च ईश्वर स्तर की स्थिति पर कब्जा नहीं किया। भाग्य के गियर धीरे धीरे मुड़ने लगे। आपने थोड़ा आशीर्वाद मूल्य प्राप्त किया। वर्तमान आशीर्वाद मूल्य 3/10 है। विज्ञापन ईश्वर स्तर की पहचान को अनलॉक करना सबसे भगवान ईश्वर स्तर की पहचान को अनलॉक करना बुद्ध महान दानव भगवान। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। डिंग भाग्य के गियर उच्च गति से बदल रहे हैं। सर्वोच्च ईश्वर स्तर की पहचान पर कब्जा करने के लिए मेजबान को बधाई। अनलॉक करने के लिए शक्ति को अवशोषित करना। कृपया प्रतीक्षा करें। सफलतापूर्वक अनलॉक। आपने सर्वोच्च ईश्वर स्तर की पहचान को अनलॉक कर दिया है। यूचू भगवान। आपने सर्वोच्च ताओवादी तकनीक प्राप्त की है, महान बहाली तकनीक। सिस्टम से निरंतर संकेतों के साथ एक नई सर्वोच्च ईश्वर स्तर की पहचान को अनलॉक किया जाता है। यूचू भगवान। इस पहचान का नाम साधारण लग सकता है, लेकिन चू फेंग के लिए उन्होंने बहुत से ईश्वर स्तरीय पहचान को अनलॉक कर दिया है और उनमें से प्रत्येक का एक दबंग नाम है। सिर्फ नाम देखकर उनकी ताकत का न्याय करना असंभव है। जल्द ही बड़ी मात्रा में जानकारी चू फेंग के दिमाग में बाढ़ आ गई और उन्हें इस सर्वोच्च ईश्वर स्तर की पहचान की स्पष्ट समझ थी। हालांकि इसे समझने के बाद चू फेंग के भौहें धीरे धीरे फंस गए, थोड़ा भ्रमित लग रहे थे। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि सुप्रीम की ईश्वर स्तर की स्थिति उनकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं करती है, बल्कि इसलिए कि इस स्थिति के बारे में बहुत कम जानकारी है। सर्वोच्च ईश्वर स्तर की स्थिति के साथ आने वाले कौशल और खजाने सहित उनमें से लगभग कोई भी मौजूद नहीं है। केवल एक सर्वोच्च ताओवादी तकनीक है, बहाली। यह उतना ही सरल है जितना यह मिलता है। इस स्थिति का अर्थ है कि यह सर्वोच्च ईश्वर स्तरीय पहचान बेहद औसत दर्जे की है या यह अवर्णनीय रूप से शक्तिशाली है। ये कौन सी संभावना है? चू फेंग ने सिस्टम से पूछा। डॉग सिस्टम, पूरे पहचान पूल में ये सर्वोच्च ईश्वर स्तरीय पहचान रैंक कहाँ है? सिस्टम ने जल्दी से जवाब दिया। मेजबान, यूचू दिव्य लॉर्ड की पहचान वर्तमान में 5वें स्थान पर है। 5वां? क्या ये पिछली 2 सर्वोच्च ईश्वर स्तर की पहचान से बेहतर नहीं होगा? सिस्टम ने तुरंत चू फेंग के अनुमान से इनकार कर दिया। प्रिय मेजबान, आपका विचार बहुत भोला है। सर्वोच्च ईश्वर स्तर की पहचान के बीच की खाई एक विशाल चेस की तरह है। जब चू फेंग ने सिस्टम से दुर्लभ उपहास सुना तो उन्होंने इसे दोष नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपनी आंखें संकुचित कर दी, काफी आश्चर्यचकित दिखाई दी। यूचू दिव्य भगवान के अनसोल्डिंग ने उन्हें दायरे में गुणात्मक परिवर्तन नहीं लाया और वह अभी भी मूल क्षेत्र में बने रहे। बहाली का कौशल एक रहस्य की तरह अस्पष्ट लगता है। जिस कारण से वह भड़क गया था वह ये था कि इस कौशल के अलावा अनलॉक होने के बाद सुप्रीम के ईश्वर स्तर की स्थिति में कोई अन्य बदलाव नहीं हुआ। विज्ञापन हालांकि प्रणाली ने उन्हें बताया कि यूचू दिव्य भगवान अंतरिक्ष सम्राट मोनाक और लिंगबाओ सम्राट की 2 पहचानों को हराने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थे।
सिस्टम कभी भी झूठ नहीं बोलता है, जो चू फैंग को और भी अधिक उत्सुक बनाता है। पुनर्स्थापना शब्द का अर्थ समझना आसान है। इसका सीधा अर्थ है किसी वस्तु को उसके सार को बहाल करना। चू फैंग की वर्तमान ताकत के साथ वह इस ताओवादी तकनीक के बिना भी कर सकते हैं। तो इस बहाली तकनीक के बारे में इतना आश्चर्यजनक क्या है कि यह सर्वोच्च देवताओं में 5वें स्थान पर है। हालांकि चू फैंग उत्सुक था, लेकिन वह बहुत लंबे समय तक उस पर नहीं रहता था। उन्होंने दूरी में अंधेरे प्राचीन पहाड़ की ओर अपनी टकटकी लगाई, ये जानते हुए कि वह जल्द ही महान बहाली तकनीक की शक्ति को महसूस कर पाएंगे। यूचू गॉड लॉर्ड की स्थिति को अनलॉक करने के बाद जो सर्वोच्च देवताओं में 5वें स्थान पर रहे, चू फैंग का आत्मविश्वास बढ़ गया। वह तुरंत अंधेरे प्राचीन पहाड़ की गहराई में उड़ गया। मास्टर द्वारा व्यवस्थित स्काई गेट की तीसरी परत में यह अंधेरा प्राचीन पर्वत बेहद राजसी है। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, चू फैंग ने एक अंतहीन भयानक दबाव महसूस किया। दोनों तरफ कोई आंदोलन नहीं था। ये दबाव, जो केवल जंगदाओ पर्वत द्वारा अनजाने में उत्सर्जित किया गया था, उसे झटका देने के लिए पर्याप्त था, जिसकी लड़ाकू शक्ति अब मूल क्षेत्र के शिखर के बराबर थी। अपनी वास्तविक शक्ति की कल्पना करना कठिन था। चू फैंग का चेहरा गंभीर था। इस खजाने को अरबों सुप्रीम दाओ हथियारों द्वारा संरक्षित किया गया था और पूरी तरह से दफन दाओ पर्वत में गिर गया। जैसे ही वह प्रवेश किया, ग्रीन मिस्ट उसकी ओर फैल गई। ये हरी मिस्ट साधारण लग रहे थे, लेकिन वे चुपचाप चू फैंग की त्वचा को कवर करते थे। चू फैंग पूरी तरह से अनजान था जब तक कि हरी धुंध ने उसकी त्वचा में प्रवेश नहीं किया और ताओ की उसकी इच्छा पतन होने लगी। जब चू फैंग ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, तो ताओ की इच्छा पहले ही 100,000 तक गिर गई थी। यदि यह चू फैंग की ताओ और उसकी पागल आत्मा चिकित्सा की अद्भुत इच्छा के लिए नहीं था, तो वह शायद गंभीर रूप से घायल हो गया होगा। फिर भी मौके पर 100,000 से अधिक स्टार खजाने बिखर गए। क्या एक भयानक हरा कोहरा है। चू फैंग को तब हरी धुंध के आतंक का एहसास हुआ और उसका चेहरा थोड़ा गहरा हो गया। ट्रांसमिट के बाद से उन्हें इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ। दफन पर्वत में प्रवेश करने के बाद वे भारी पड़ गए से साकार किए बिना भी नुकसान। इस हरे कोहरे का आतंक उनकी कल्पना से परे था और जंगदाओ पर्वत का संकट अभी शुरू हो गया था। स्थिति को खराब होने से रोकने के लिए चू फैंग ने अब अपनी क्षमताओं को नहीं छिपाया और सीधे महान बहाली तकनीक का उपयोग किया। अगले क्षण सभी हरी धुंध गायब हो गईं और सफेद धुंध के विस्फोट में बदल गईं, जिससे उनके शरीर को नम हो गया। ताओ की वसीयत, जो अभी अभी नग्न आंखों को दिखाई देने वाली गति से तेजी से बह गई थी, और एक पल में नष्ट किए गए सर्वोच्च ताओ ऊर्जा को भी बहाल किया गया था। चू फैंग ने इस दृश्य को झिलमिलाहट की आंखों से देखा। वह अभी तकनीक की कोशिश कर रहा था और उसने महान बहाली तकनीक की शक्ति का 1% भी इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन वह पहले से ही इसके आतंक को देख चुका था। ये केवल थोड़ी सी बहाली नहीं है, ये समय में वापस जाने के लिए तुलनीय है, और यहाँ तक कि समय के महान दाव को पार करता है। विज्ञापन अध्याय 391 दाव पर्वत का दफन, ताओ भगवान के 5 क्लेश। इस समय दफन पर्वत के बाहर अंतहीन दिव्य टॉवर चुपचाप निलंबित कर दिया गया था। चू फैंग के प्रवेश करने के बाद वह अपने साथ दिव्य टॉवर नहीं लाया, लेकिन युद्ध के मैदान को स्थिर करने के लिए दूसरी तरफ छोड़ दिया, जहां जीयू महान दानव दिखाई दिया। दूसरी तरफ से बड़ी संख्या में प्राणी जो गुप्त रूप से देख रहे थे कि चू फैंग ने दफन पर्वत में प्रवेश किया था, और वे मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन राहत की सांस लेते हैं। महान तीसरी परत स्वर्ग गेट आखिरकार आ गया है और पूरी तरह से इस दानव को दबा दिया है। यह आदमी अब बच नहीं सकता है। दूसरी तरफ से एक शक्तिशाली व्यक्ति, जिसकी कानून के साथ कुछ दोस्ती थी, जो व्यंग्य के संकेत के साथ बोली थी, क्योंकि उसने अंतहीन अंधेरे में प्राचीन पहाड़ को देखा था, जैसे कि उसे पहले से ही उम्मीद थी कि चू फैंग जल्द ही मर जाएगा। दूसरे किनारे से दूर होने के नाते भी शांति से नहीं कहा गया, यह उसकी अपनी गलती है। अन्य किनारे के नियम मास्टर द्वारा निर्धारित किए गए थे। उन्होंने बिना अनुमति के 9 नीदरलैंड के महान दानव को दूसरे किनारे में डाल दिया, जिसने दूसरे किनारे की शांति को बर्बाद कर दिया। अब जब उन्हें तीसरी परत स्वर्गीय गेट में दबा दिया गया है, तो इसे शांतिपूर्ण माना जा सकता है। उद्धरण चिन्ह बोलने के बाद डीएओ की उनकी इच्छा ने दूसरी तरफ कई प्राणियों को एक संदेश भेजा। सभी को सभी 9 नीदरलैंड के महान राक्षसों को मिटाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, और फिर वरिष्ठ 9 नीदरलैंड के महान राक्षसों की उत्पत्ति को 10,000 दुनिया में वापस स्थानांतरित करना चाहिए। इसके अलावा वह जो दिव्य टॉवर लाया वह एक सर्वोच्च खजाना है। मैं इसे जब्त करने का इरादा रखता हूँ। यदि आपके बीच किसी के पास भी ऐसा ही विचार है, तो हम पुराने नियमों के अनुसार तय करेंगे। बोलने के बाद उन्होंने जल्दी से दूसरी तरफ कई अन्य प्राणियों से प्रतिक्रियाएं प्राप्त की। कोई समस्या नहीं है। इस दिव्य टॉवर की कल्पना से परे दिव्य कई महान डीएओ से जुड़ा हुआ लगता है। यदि हम इसे प्राप्त कर सकते हैं, तो हम निश्चित रूप से नदी के रास्ते में बहुत प्रगति करेंगे। ये सीट इसे प्राप्त करने के लिए निर्धारित है। उद्धरण चिन्ह पुराने राक्षस, क्या आपने इस टॉवर को लेने से पहले मुझसे पूछा था? मैंने आपको पुराने नियमों के अनुसार बताया। क्या आप हमारे साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त हैं? यह वस्तु जादुई है, और यह उन लोगों का है जो इसे प्राप्त करने के लिए किस्मत में है। मेरा मानना है कि यह टॉवर मेरे साथ होना तय है। क्या यह आपके साथ भाग्य है? आप दानव के हाथों में कैसे समाप्त हुए? क्या बकवास। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। अचानक दूसरी तरफ एक झगड़ा टूट गया जो अभी काफी शांत था। ऐसा लगता था कि वे पहले से ही अंतहीन गॉड टॉवर को अपनी ट्रॉफी मानते थे। हर कोई, भले ही आप वास्तव में इस टॉवर को लेना चाहते हैं, तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि दानव प्रजाति वास्तव में सहमत न हो जाए। अगर वह तीसरी परत से बाहर आता है और आपके साथ खातों को व्यवस्थित करता है, तो हम बड़ी परेशानी में होंगे। एक खलनायक जो 10,000 दुनिया से दूसरी तरफ 9 नीदरलैंड के महान दानव को ला सकता है, निश्चित रूप से इससे निपटने के लिए एक आसान व्यक्ति नहीं है। विज्ञापन इस समय कुछ लोग इसे अब खड़े नहीं कर सकते थे, और तियानजू ने उन्हें याद दिलाने के लिए ठंड से बात की। वह इसे जीवित कर सकता है। क्या आप मजाक कर रहे हैं? उन्होंने अपनी पहल पर तीसरी परत में प्रवेश नहीं किया। उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया और तीसरी परत द्वारा दंडित किया गया। एक बार जब वह तीसरी परत में प्रवेश करते हैं, तो वह निश्चित रूप से गेट में सबसे मजबूत नियमों का सामना करेंगे। क्या आप जानते हैं कि इसका क्या मतलब है? जब हम स्वर्गीय गेट से गुजरते हैं, तो हमारे पास बस खतरे का सामना करने का मौका होता है। जो लोग राक्षसों की तरह दबाए जाते हैं, वे हमेशा अंदर होते हैं। तीसरी परत के बाद 2 स्तरों का उल्लेख नहीं करने के लिए वह संभवतः दफन दाव पर्वत पर दाव भगवान के 5 क्लेशों को सहन नहीं कर सकता है। बोलने वाले पहले व्यक्ति ने उनके शब्दों में तिरस्कार किया था। हालांकि उन्होंने पहले चू फैंग के सामने बोलने की हिम्मत नहीं की थी। अब जब दूसरी पार्टी को तीसरी परत स्वर्गीय गेट द्वारा दबा दिया गया है, तो वह
बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है। उन्होंने जो कहा वह बिना किसी कारण के नहीं था। डॉशन वुजी नाम सुनने पर दूसरी तरफ वे प्राणी सभी अपने दिलों में इसके साथ सहमत थे। दाव देवता के 5 क्लेश, डार्क घोस्ट मिस्ट, वन जेल स्वर्गीय आग, 9 नीदरलैंड सफेद बर्फ, अनंत तेज हवा, समय दलदल, हर एक बेहद भयानक है। यहाँ तक कि अगर हम उनमें से किसी एक को जीवित करना चाहते हैं तो हमें अपनी सारी ताकत का उपयोग करना होगा और अनगिनत घंटों के लिए तैयारी करनी होगी, इससे पहले कि हम प्रगति से कदम बढ़ा सकें। उद्धरण चिन्ह। और वह एक ही समय में दाव भगवान के 5 क्लेशों का सामना करेगा। एक सदी में वह मर जाएगा और उसका दाव नष्ट हो जाएगा। हाँ, वह एक नया खलनायक है। भले ही यानहुआंग प्राचीन कबीले के भगवान सम्राट अपनी यादों के साथ लौटते हैं, वह इसे क्रैक नहीं कर पाएगा। यहाँ तक कि अगर वह दफन दाव पर्वत की परीक्षा पास करने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली है, तब भी उसके पीछे हुफान बिल्डिंग और चुनिवान पैलेस हैं। इतने सालों के बाद हम में से कितने दूसरे किनारे में हैं, भले ही हम सामान्य रूप से उद्यम करें। मैं खुद को कम नहीं आंक रहा हूँ, लेकिन डीएओ एकीकरण के ऊपर मास्टर के साधन वास्तव में हमारी अनुमान लगाने की क्षमता से परे हैं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ से इन प्राणियों को एक दूसरे से बात करने के बाद तियानजू भी चुप हो गया। निष्पक्ष रूप से उन्होंने जो कहा वह सच था। यदि दानव वहां प्रवेश करता है तो जीवित रहने का कोई मौका नहीं होगा। ऐसा नहीं था कि उन्हें राक्षसों के लिए कोई सहानुभूति थी, उन्हें बस यह महसूस हुआ कि वे अथाह थे और चमत्कार बनाने की बहुत संभावना है। लेकिन भले ही उसने अपने दिल में ऐसा सोचा हो, तियानजू ने दूसरी तरफ से इन प्राणियों के तर्क को बाधित करने के लिए फिर से बात नहीं की। वह अंतहीन गॉड टॉवर के लूट में भाग नहीं लेता था, लेकिन चुपचाप अभ्यास शुरू करने के लिए अपने स्वयं के महाद्वीप में लौट आया। विज्ञापन। दोशन पर्वत में दफन काली छाया और पर्वतारोही की परतें बेहद अजीब और भयानक हैं। नीचे हर जगह सफेद हड्डियों के साथ 1000 फुट का पहाड़ है। ताओ यहाँ एक ठहराव पर आ गया है। अंतहीन गेल ने ताओवादी आकृति को उड़ा दिया, केवल एक कंकाल छोड़ दिया। रक्त और मांस उसके पूरे शरीर में बढ़ता रहा और फिर तेज हवा से जल्दी से उड़ा दिया गया। इससे भी अधिक भयानक ये है कि जैसे जैसे ये तेज हवाएं उड़ती रहती हैं, कंकाल का सिलहूट धुंधला हो जाता है। कभी कभी एक मानव के आकार में, कभी कभी एक सांप के आकार में और कभी कभी बाघ के आकार में लगातार बदल जाता है। जैसे ही तेज हवा आए, ताओवादी की इच्छा अनगिनत बार गिर गई और वह अपनी चेतना खोने वाला था। वह पहले से ही भटकने वाली आत्मा लालटेन गुफा में आ चुका है। हालांकि फिर भी कंकाल ने कुछ महसूस किया था और बेतहाशा हंसते हुए, वह अंदर है, वह वास्तव में तीसरी परत द्वारा दबा हुआ है। इस तरह मैं बिना पछतावा के मर जाऊंगा। मुझे इससे नफरत है, मैं वास्तव में इससे नफरत करता हूँ। अगर मुझे जबरन उन भूतों के साथ विलय नहीं किया गया था, जब मैं उस पुराने गंजे गधे के साथ प्रेतवादित घर में भटक रहा था और हमारे कर्म को एक साथ विलय नहीं किया गया था, मैं इस तरह से समाप्त नहीं हुआ होगा। उस आदमी की मौत के बाद दायरे में गिरने के बजाय और अंत में मारे जाने और मेरे दुश्मनों द्वारा मौत के लिए यातना दी जा रही है। मेरे लिए इस तख्त रोड पर्वत में नाश करना और कई शक्तिशाली लोगों के साथ होना बेहतर होगा। और वह बेवकूफ दानव मेरे साथ मरना मेरे लिए एक अच्छी बात होगी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हालांकि कंकाल की जंगली हंसी अचानक बंद हो गई। एक आकृति आकाश से गिरा और उसकी खोपड़ी पर कड़ी मेहनत की उसे 4 टुकड़ों में काट दिया। इडियट, किसने आपको बताया कि मैं दबा हुआ था? ये तीसरी परत काफी दिलचस्प है। मैं एक नजर डालने के लिए आया था। आपको बहुत खुश होना चाहिए। चू फैंग की अवमानना आवाज अचानक लग रही थी और जंगली हंसी अचानक रुक गई। पुनश्च 2 लगातार अपडेट। कृपया बिजली उत्पन्न करने के लिए अपने प्यार का उपयोग करें। विज्ञापन। अध्याय 392। यह एक आपदा है, लेकिन एक भाग्य भी है। इस अंधेरे प्राचीन पर्वत की भूमि रक्त लाल है, जैसे कि यह खून में भिगोया गया था। चू फैंग ने कानून के अवतार की हड्डियों पर कदम रखा। आदरणीय, उसकी हड्डियों को पाउडर की तरह टुकड़ों में कुचलना। हालांकि उनके ताओवादी निकायों की मजबूत लचीलापन के कारण ये हड्डियां फिर से आयाम के साथ लौट आईं। इससे पहले कि चू फैंग एक कदम उठा सके, शून्य से उभरी तेज हवा रंग में नीली सफेद थी और उसे एक पल में पाउडर में उड़ा दिया। चू फैंग ने इस दृश्य को देखा, अवाक। यह व्यक्ति दूसरी तरफ कम से कम प्रथम श्रेणी का अस्तित्व है। मुझे नहीं पता कि मूल दायरे तक पहुंचने के बाद से कितने साल हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी छोटी हवा से अलग हो जाएगा। मेरे द्वारा बस एक आकस्मिक कदम ने वास्तव में एक चेन रिएक्शन का कारण बना, जिससे कानून के लिए फिर से डीओ एकीकरण निकाय में इकट्ठा होना असंभव हो गया। कानून आदरणीय भी स्पष्ट रूप से महसूस किया कि वह खतरे में था। वे भयानक नीले सफेद गैल बहुत भयानक थे। टकरा जाना इसने हिंसक रूप से उड़ा दिया और पारदर्शी दैवीय प्रकाश की एक किरण पूरे चूहा के शरीर पर फैल गई, जिससे सभी नुकसान को अवरुद्ध कर दिया गया। लेकिन उसके पास विरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी और वह केवल डर में कराह सकता था। मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता। कृपया मेरे जीवन को छोड़ दें, मैं कुछ भी करूंगा। जाहिर है वह जीवन और मृत्यु के बीच था। पहले जो अहंकार दिखाया गया था वह इस समय पूरी तरह से गायब हो गया था और जो कुछ बचा था वह डर के अधिक चिल्लाहट और मदद के लिए रोता था। जिस व्यक्ति को उसने मदद के लिए बुलाया वह केवल चू फैंग हो सकता है, उसका महान दुश्मन जिसने उसे इस राज्य में गिरने का कारण भी बनाया था। चू फैंग ने अपनी पलकों को थोड़ा ऊपर उठाया, हड्डियों को पाउडर में बदलते हुए देखा और फिर से इकट्ठा होने के लिए संघर्ष किया और कहा, आपकी जीवन शक्ति काफी कठिन है, एक अविनाशी तिलचट्टे की तरह। मुझे लगता है कि आप लगभग मर चुके हैं। क्या आप अभी भी 1 और 10 दिन या आधे महीने के लिए पकड़ सकते हैं? उनके थोड़े चिढ़ाने वाले शब्दों ने बिना आंसू के कानून को लुभाया। हर भाग्य नायक एक अजेय तिलचट्टे है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह मौत से डरता नहीं है। इसके विपरीत, जितना लंबा आप रहते हैं उतना ही आप मौत से डरते हैं। अब इस चरण तक पहुंचना आसान नहीं है। मुझे नहीं पता कि मैंने कितना भुगतान किया और मेरे कितने प्रियजनों ने बलिदान किया। यद्यपि उसने अपने दांतों को पीस दिया और मरने के दृढ़ संकल्प के साथ जंगदाओ पर्वत में प्रवेश किया, वह केवल चू फैंग के साथ मरना चाहता था। लेकिन वर्तमान स्थिति यह नहीं है कि वे दोनों नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वह खुद को मारने वाला है, जबकि दूसरी पार्टी पूरी तरह से अनियंत्रित है। बाल भी चोट नहीं है। यह कैसे संभव है? विज्ञापन। यह अनंत हवा है। तीसरी परत के पहले स्तर में सबसे भयानक आपदाओं में से एक के रूप में ये तेज हवा ताओ के शरीर से होकर गुजर सकती है और सीधे ताओ की इच्छा पर हमला कर सकती है। ताओ की वसीयत मूल ताओ दायरे की तुलना में सच्चे ताओ दायरे में मजबूत के लिए बहुत कमजोर है। सच्चा ताओ क्षेत्र ताओ शरीर की खेती के बारे में अधिक है, लेकिन उनका मूल दाओ क्षेत्र अस्थिर था, इसलिए दूसरे पक्ष को कोई नुकसान क्यों नहीं हुआ?
इसके बारे में अब और नहीं सोच सकते। कानून आदरणीय, जिसे 50 से अधिक बार पुनर्जीवित किया गया था, अचानक हैरान होना बंद हो गया और जल्दी से कहा, मैं पहले के पहले स्तर के माध्यम से रहा हूँ और मैं पहले स्तर के दाव भगवान के 5 क्लेशों से बहुत परिचित हूँ। मुझे ये भी पता है कि दूसरे स्तर पर कैसे जाना है। जब तक आप मेरे जीवन को अब छोड़ सकते हैं, मैं कुछ भी करूंगा। अनंत गेल ने ताओ की इच्छा पर हमला किया। जैसे ही ताओ की इच्छा पूरी तरह से ढह गई, उसकी भावनाएं धीरे धीरे नियंत्रण से बाहर हो गईं। जीवित रहने की इच्छा ने चू फैंग के साथ कारण और प्रभाव को पार कर लिया और एक पल में अपनी रीढ़ को तोड़ दिया। इस समय उन्होंने अपनी कीमत साबित करने की पूरी कोशिश की। मरने से बेहतर मरना, थोड़ी देर रहने और अधिक मुक्त हवा में सांस लेने में सक्षम होने के नाते किसी भी चीज से बेहतर है। दाओ भगवान के 5 क्लेश। क्या आप डार्क घोस्ट धुंध, स्वर्गीय आग, नीदरलैंड की सफेद बर्फ, अनंत तेज हवा और समय दलदल के बारे में बात कर रहे हैं? चू फैंग ने अपनी उंगली की ओर इशारा किया और दक्षिण, पूर्व, उत्तर, पूर्व और दक्षिण पश्चिम की 4 दिशाओं में रंगीन दिव्य प्रकाश की एक किरण को गोली मार दी। अचानक ये दिव्य रोशनी मशालों की तरह थे, 4 दिशाओं को प्रकाश में लाते थे। इन 4 दिशाओं में दक्षिण में पन्ना हरे रंग की जहरीली कोहरे की रेखाएं आकाश के अंत में एक पाइथन की तरह अंधेरे में निगलने और थूकने की तरह वह जगह थी जहां चू फैंग उतरा। पश्चिम में बैंगनी काले बर्फ के क्रिस्टल के टुकड़े हैं, सतह बैंगनी काला है और अंदर फूल हैं सफेद फूलों की तरह खिलना। पूर्व में एक ठंडी लौ थी जो लगातार छलांग लग रही थी, कभी कभी एक लाल फायर लोट्स की तरह, कभी कभी एक गहरे काले कमल की तरह लगातार कूदना और बेहद भव्य दिख रहा था। उत्तर के लिए समय के नियमों द्वारा गठित नीले पुल हैं। वे क्रिस्टल स्पष्ट हैं और एक पवित्र वसंत की तरह दिखते हैं जिससे लोग अपने कपड़े उतारना चाहते हैं और उसमें स्नान करते हैं। ये 4 स्थान बिल्कुल दफन पर्वत के पहले स्तर के भीतर अन्य चौथी परत आपदाएं हैं। जैसा कि चू फैंग ने इसे इंगित किया था, उन्हें लगता था कि कुछ की कुछ समझ थी और अचानक उस दिशा की ओर बढ़ गया जहां चू फैंग था, जैसे कि वे इस जगह को पूरी तरह से खा जाना चाहते थे। क्या तुम पागल हो? आप वास्तव में सक्रिय रूप से अन्य दाव देवताओं के 4 क्लेशों को आकर्षित करते हैं, यहाँ तक कि प्रभु आपको नहीं बचा सकते हैं। एक घबराई हुई आवाज अचानक बाहर हो गई। हड्डियां सिर्फ धूल में बदल गई थी, लेकिन कानून की शक्ति आदरणीय थी और वे अभी भी अपने स्थान की ओर भागते हुए 4 महान आपदाओं को महसूस कर सकते थे। इस अंधेरे पर्वत में अनंत गेल और 5 महान दिव्य क्लेशों में जोड़ें और यहाँ तक कि प्रभु उन्हें नहीं बचा सकते हैं। कानून आदरणीय है, चरम पर भयानक है। विज्ञापन, पहला स्तर, दूसरी तरफ प्राणियों के लिए सबसे अधिक परिचित स्थान के रूप में वे इस दिव्य 5 क्लेशों के आतंक को अच्छी तरह से जानते थे। कोई भी आपदा अगर ठीक से संभाला नहीं जाता है तो शाश्वत लानत का कारण बन सकता है। किसी ने भी एक बार में 5 आपदाओं को भड़काने की हिम्मत नहीं की है। क्या प्रभु मुझे बचाएगा? मैं एक दानव प्रजाति हूँ, ये सोचने के लिए आओ। क्या आप पहले काफी घमंडी नहीं थे? पहले दिन ये कैसा है? चू फैंग ने शांति से बात की। इसका कारण वह दाव भगवान के 5 क्लेशों के बारे में जानता था, क्योंकि दफन दाव पर्वत के बाहर अंतहीन भगवान टॉवर अभी भी उसके नियंत्रण में था। दूसरी तरफ चर्चा की आवाजें उनके कानों तक स्पष्ट रूप से पहुंच गईं। स्वाभाविक रूप से वह पहले स्तर के बारे में बहुत स्पष्ट था। अब जब उन्होंने एक ही समय में इन 5 आपदाओं को उकसाया था, तो वह निश्चित रूप से केवल निष्क्रिय नहीं थे और कानून की तरह एक मरने वाले व्यक्ति को दिखाते थे, बल्कि उन्होंने इस दिव्य 5 आपदाओं में निहित अवसर को उत्सुकता से माना। जैसा कि 5 प्रमुख आपदाएं इकट्ठा होने वाली हैं, चू फैंग की आंखों ने शांति से सभी दिशाओं में प्रकाश को स्कैन किया और उसकी आंखों में कुछ भी नहीं हुआ। एक बार जब कुछ भी नहीं का ये रंग चू फैंग की आंखों से उड़ गया, तो ये जल्दी से कुछ भी नहीं के तूफान में बदल गया। महान बहाली, सर्वोच्च ताओवादी जादू जो केवल सर्वोच्च भगवान युचू के पास था, का उपयोग फिर से चू फैंग द्वारा किया गया था। अचानक पहाड़ की धारा में हिंसक हवा जो दाव दायरे की उत्पत्ति की इच्छा को हरा सकती है, वसंत की हवा के विस्फोट में बदल गई। दूरी में डरावना हरा कोहरा फिर से स्पष्ट बादलों में बदल गया। समय का नीला दलदल एक स्पष्ट झील में बदल गया। उन्होंने चू फैंग सिद्धांतों को शुद्ध किया, जो शुद्ध दाव क्रिस्टल के समूहों में विकसित हो रहे थे, जो चू फैंग के दाव शरीर में डालते हैं। एक पल में चू फैंग की आभा लगातार बढ़ी और इसके माध्यम से टूटने वाली थी। ऐसा कैसे? दाव भगवान के 5 क्लेश दाव क्रिस्टल की उत्पत्ति में बदल गए। जिस क्षण वुजी गैंगफेक गायब हो गए, बाईगू ने अपने मानव रूप को वापस पा लिया। इस दृश्य को देखकर वह इतना डर गया कि उसके पैर कांप गए और वह एक कदम नहीं बढ़ा। विज्ञापन, अध्याय 393, नया रास्ता। जब कानून आदरणीय ने दाव भगवान के भयानक 5 क्लेशों को देखा, तो वह आज्ञाकारी रूप से एक बच्चे की तरह चू फैंग के सामने अवशोषित होने के लिए तैयार था और पूरी तरह से गूंगा था। केवल उन लोगों ने जिन्हें ताओवादी भगवान की 5 आपदाओं का व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है, उन्हें पता होगा कि यह आपदा कितनी भयानक है। उन्होंने 5 से अधिक पीढ़ियों के लिए दूसरे पक्ष में प्रवेश किया। केवल 3 पीढ़ियों ने प्रवेश किया है और एक बार दफन पर्वत की खोज की है। ऐसा कोई समय नहीं रहा है जब मैं पहले स्तर से अतीत कर सकता था, और हर बार जब मैंने किया तो ये किसी भी समय गिरने के जोखिम के साथ एक जीवन या मृत्यु की स्थिति थी। इस दानव प्रजाति के लिए वह खुद से भी प्रवेश नहीं करता था, लेकिन तीसरी परत स्वर्ग गेट द्वारा दबा दिया गया था। जैसे ही वह आया, उसे दाव भगवान के 5 क्लेशों के घेरकर और दमन का सामना करना चाहिए, लेकिन वह उससे नहीं मिला। यहाँ तक कि उसने उसे फोन करने की पहल भी की। परिणाम चौंकाने वाला है। कानून आदरणीय ने अंतहीन शक्ति को देखा। चू फैंग के आसपास दाव भगवान के 5 क्लेश, जो पागल रूप से मूल दाव क्रिस्टल में बदल गए और उनके दाव शरीर में डाल दिया। जिस गति से इसने उसके दाव शरीर में सुधार किया और दाव की इच्छा उसकी कल्पना से बहुत परे थी। क्या वह टूटने वाला है? कानून आदरणीय की आंखें टिमटिमाती हैं, ईर्ष्या से भरी हुई हैं। इस समय वह आखिरकार अपने होश में आया और अपने नए बरामद ताओवादी शरीर के साथ पश्चिम की ओर उड़ गया। चू फैंग ने भी कानून को आदरणीय नहीं देखा और ताओवादी भगवान के 5 क्लेशों की शक्ति को अवशोषित करना जारी रखा। अब तक अपने दिव्य समुद्र में पृथ्वी कूद में बदलाव हुए थे। वे ग्रह, स्टार, डोमेन, ये धीरे धीरे एक के बाद एक दुनिया में विस्तारित हो गया है। हर दुनिया में यहाँ तक कि जीवित प्राणी भी पैदा होते हैं, और उन मूल दाव क्रिस्टल के शोधन ने सीधे इन दुनियाओं को जन्म दिया। पलक झपकते में एक पूरी पीढ़ी पहले ही उसके शरीर से गुजर चुकी है। कुल 99 दुनिया का जन्म हुआ। सत्ता के बाद के परिवर्तन ने उसकी शक्ति को पागलपन से विस्फोट कर दिया।
इस समय चू फेंग कुछ गलत पाकर आश्चर्यचकित था। यह नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है? उन तकनीकों के अनुसार जो कुछ ईश्वर स्तर की पहचानों के साथ आई थी, जिन्हें मैंने अनलॉक किया था, सच्चे दाव दायरे से। मूल दाव दायरे में आगे बढ़ने के लिए किसी को शरीर में सभी अजीब घटनाओं को एक दाव मूल में मर्ज करना चाहिए जो स्वयं से संबंधित है। मूल क्षेत्र ताओ, शरीर और ताओ की इच्छा के साथ ताओ की उत्पत्ति को एकीकृत करना है। जब तीनों को संतुलित और एकीकृत किया जाता है तो हमारे पास डीओ एकीकरण के दायरे में प्रवेश करने का अवसर होगा। विज्ञापन। लेकिन अभी मेरे शरीर में ताओ का स्रोत कहाँ है? यहाँ तक कि मेरा डाओ शरीर लगभग दुनिया की अवधारणा का निर्माण कर रहा है क्योंकि यह इन डाओ मूल क्रिस्टल को अवशोषित करता है। ये ताओ के दायरे में खेती प्रणाली से पूरी तरह से अलग है जिसे मैं जानता हूँ। चू फेंग ने महसूस किया कि एक नई दुनिया उनके शरीर के अंदर एक के बाद एक के अंदर बनाई जा रही थी, जो कि मार्शल आर्ट से पूरी तरह से अलग थी, जिससे वह परिचित थे। 99 दुनिया और उनके भीतर के जीव एक संतुलित महान दुनिया का गठन करते हैं। हर महान दुनिया में ऐसे खजाने होते हैं जो उनकी ईश्वर स्तर की पहचान से संबंधित हैं और दुनिया की जड़ बन जाते हैं। इसने उन्हें यह महसूस किया कि उन्हें लगता है कि उन्होंने सच्चे ताओ के दायरे को छोड़ दिया था, लेकिन ये भी सच ताओ के दायरे में बने हुए थे। इस स्थिति के बारे में चू फेंग अवचेतन रूप से अपने पैनल को देखा। सिस्टम पैनल हमेशा अपने दायरे को प्रदर्शित करता है, हालांकि वर्तमान पैनल पर उसके दायरे को प्रदर्शित किया जाता है। नाम देने के लिए अर्थ क्या है? इस दायरे में क्या स्थिति है? चू फेंग स्तब्ध था। डॉग सिस्टम, आपको समझाने की जरूरत है, ऐसा क्यों है? प्रिय मेजबान, आपने एक अभूतपूर्व रास्ता खोला है, एक रास्ता खोलना जो पहले कभी नहीं खोला गया है। हालांकि चू फेंग ने अपने दिमाग में यह उम्मीद की थी, लेकिन सिस्टम को यह कहते हुए सुनकर वह अभी भी थोड़ा आश्चर्यचकित था। चाहे यह नया रास्ता अच्छा हो या बुरा, उसके पास क्या शक्ति है और यह कितनी दूर जा सकता है, ये सब एक पूर्ण रहस्य है। चू फेंग ने इसके बारे में सोचा और सिस्टम से पूछा, मेरी वर्तमान ताकत मूल डीएओ दायरे में किस ताकत के बराबर है? मेजबान, अब आपने जो ताकत दिखाई है वह डीएओ एकीकरण के मध्य चरण में होनी चाहिए। डीएओ एकीकरण मध्यावधि। चू फेंग जानता था कि डीएओ एकीकरण क्षेत्र के ऊपर अधिपति थे, इसलिए उन्हें नहीं लगता था कि वे विशेष रूप से शक्तिशाली थे, लेकिन इसकी पिछली ताकत की तुलना में ये स्पष्ट रूप से बहुत मजबूत है। अपने शरीर में 99 दुनिया को संवेदन करते हुए चुपचाप चलते हुए चू फेंग को पता था कि वह अब एक खतरनाक जगह पर था और जानबूझकर पता नहीं लगा लिया, लेकिन बाहर देखा। एक पल में समय और स्थान पीछे की ओर बहता था। कानून आदरणीय, जो पहले से ही पहले स्तर के बाहर निकलने से दूर नहीं था, अचानक शुरुआती बिंदु पर लौट आया। डाव के उतार चढ़ाव जो अनजाने में लीक हुए थे, अभी भी महान बहाली तकनीक से संबंधित थे। फिर से वापस। कानून आदरणीय का चेहरा पहले से ही पीला था और उसे अचानक एहसास हुआ कि वह वापस आ गया था। उन्होंने देखा कि चू फेंग बहुत दूर नहीं खड़ा है, उसका चेहरा ऐशन है। विज्ञापन। स्नैप। एक अजीब कुरकुरा ध्वनि के साथ कानून ने बिना किसी हिचकिचाहट के रक्त लाल जमीन पर आदरणीय रूप से घुटने टेक दिए, चिल्लाते हुए, दया दया, मैं वास्तव में आपका दुश्मन नहीं बनना चाहता। मैंने प्राचीन बुद्ध रनु को बचाने के लिए बात की इससे पहले, क्योंकि हम दोनों पहले स्तर पर स्वर्गीय आग से परिष्कृत थे, एक कारण बंधन बनाते थे। अगर वह मर जाता है तो मुझे भी फंसाया जाएगा और कारण और प्रभाव गायब होने तक लोगों में गिरना जारी रखूंगा। मेरे पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। गरिमा का एक औंस नहीं है, नायक शैली का एक औंस नहीं। उन्होंने चू फेंग को ईमानदारी से और विस्तार से बताया कि वह कार्रवाई क्यों करना चाहते थे। इसका मेरे साथ क्या करना है? आप मुझे धमकी दे रहे हैं, लेकिन ये जलते हुए शब्द प्राचीन बुद्ध नहीं है जिन्होंने आपको ऐसा करने का आदेश दिया, है ना? चू फेंग ने शांति से कहा, कानून को वंशानुगत रूप से देखते हुए, जिसका सिर जमीन के करीब कम हो गया। जब वह दूसरी तरफ प्रवेश करता है तो कानून की ताकत कम से कम एक स्तर से कम हो गई है। पहले तो मुझे लगा कि ये दफन पर्वत द्वारा दबा दिया गया था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से यह प्राचीन बुद्ध रनु की मृत्यु के कारण था, लेकिन इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, कानून आदरणीय मर गया और टुकड़ों में गिर गया। नियति नायक, कानून आदरणीय, आपके द्वारा मार दिया गया था। महान बहाली तकनीक की भयानक शक्ति के कारण वह मौके पर मर गया। भाग्य के आशीर्वाद के साथ आपने 1 बिलियन गुयान अंक प्राप्त किए। आपने सुप्रीम डेस्टिनी ट्रेजर बॉक्स 30 प्राप्त किया। क्योंकि मार सही नहीं था, कोई अतिरिक्त पुरस्कार प्राप्त नहीं किया गया था। चू फेंग कुछ हद तक स्तब्ध था जब उसने कानून की मौत को आदरणीय देखा। जानलेवा इरादा वास्तव में उसके पास आया जब उसे अभी सोचा गया था, लेकिन उसने महान बहाली तकनीक का उपयोग नहीं किया। अप्रत्याशित रूप से वह अभी भी अपने साथ इस महान बहाली तकनीक की शक्ति लाया। इस महान बहाली तकनीक के आशीर्वाद के साथ कानून के लिए आदरणीय को भी फिर से जीवित होने और मौके पर मरने का मौका नहीं मिला। लेकिन वास्तव में चू फेंग को आश्चर्य हुआ कि अभी तक आना बाकी था। प्रणाली ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया है कि कानून आदरणीय मृत है और यहाँ तक कि इनाम भी दिया गया है। हालांकि अगले क्षण में कानून का आंकड़ा फिर से दिखाई दिया, पूर्ण, अक्षुण, यहाँ तक कि दाव की आभा जो उसके शरीर को साफ कर रही थी, फिर से प्राप्त किया गया था। मूल दाव दायरे के देर के चरण तक पहुंच रहा था। मास्टर से मिलो। आदरणीय को पुनर्जीवित करने के बाद वह बिना किसी हिचकिचाहट के फिर से नीचे गिर गया। ये समय डर में पिछले घुटने से पूरी तरह से अलग था। यह एक तरह की पूर्ण वफादारी और शांति थी। उसकी साफ आंखों को देखते हुए, खुद को देखते हुए, चू फेंग स्तब्ध था। उन्होंने पुनर्जन्म कानून से एक परिचित आभा को समझाया, ग्रेट बहाली तकनीक। पुनश्च दूसरा अद्यतन, कृपया बिजली उत्पन्न करने के लिए अपने प्यार का उपयोग करें। विज्ञापन। अध्याय 394, स्वर्ग पुनर्स्थापना तकनीक को परिभाषित करना। उन्होंने पैनल पर लैकी मॉड्यूल की जांच की। दरअसल कानून के नाम को आदरणीय की खोज की गई थी और वफादारी आश्चर्यजनक रूप से सोने का पूरा मूल्य था। कानून की स्थिति को चू फेंग ने थोड़ा भ्रमित महसूस किया। ये स्पष्ट था कि वह तुरंत पुनर्जीवित हो गया और उसका अपना गुर्गे बन गया। यह आदमी, जिसे अभी उसके लिए एक गहरी घृणा थी, अभी भी उसके दिल में जानलेवा इरादा था। जब उसने कमजोरी दिखाई और दया के लिए भीख मांगी, मारे जाने के बाद कैसे वह बेवजह पुनर्जीवित हो गया और उसका गुर्गे बन गया। क्या यह महान बहाली तकनीक इतनी अविश्वसनीय है? चू फेंग हैरान था। कानून आदरणीय चूहा फेंग के सदमे से अनजान लग रहा था। वह विनम्रतापूर्वक नीचे गिरा और चू फेंग से कहा, मास्टर, कृपया आगे मत जाओ। चूंकि आप पहली परत स्वर्गीय गेट पर इतने आराम कर रहे हैं, इसलिए आपको केवल स्वर्गीय गेट में धीरे धीरे खेती करने की आवश्यकता है, जब तक कि कई पीढ़ियां नहीं होती हैं और अन्य किनारे परिवर्तन के नियम या वर्चस्व की शक्ति विघटित हो जाती है।
तब आप यहाँ छोड़ सकते हैं और दूसरे किनारे पर लौट सकते हैं। वह ईमानदारी से चू फेंग को अपने दिल के नीचे से पहले स्तर पर रहने और ईमानदारी से रहने के लिए राजी कर रहा था। एक गहरे दुश्मन से एक करीबी अधीनस्थ तक चू फेंग अवाक था। उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन कानून को ध्यान से देखा, उनकी सांस में बदलावों का अवलोकन किया। मन की स्थिति बिल्कुल भी नहीं बदली है, सिवाय इसके कि वह पहले क्या था। चू फेंग की अविवाहित जांच को महसूस करते हुए कानून आदरणीय ने अपनी आभा को खोलने की पहल भी की और चू फेंग को उसकी जांच करने की अनुमति दी। इस तरह का इशारा, अगर यह पूर्ण विश्वास पर आधारित नहीं है, तो कभी भी संभव नहीं होगा। कानून आदरणीय है। वास्तव में पुनरुत्थान के बाद पूरी तरह से चू को आत्मसमर्पण कर दिया। फेंग उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। इस बार चू फेंग को महान बहाली तकनीक की शक्ति की एक नई समझ थी। न केवल वह अपने शरीर को पोषण देने के लिए खतरनाक आपदाओं को शुद्ध सिद्धांतों में बदल सकता है, वह अपने मृत दुश्मनों को अपने मूल राज्य में बहाल कर सकता है और उन्हें सक्षम अधीनस्थों में बना सकता है। इस महान बहाली तकनीक के पास और क्या आश्चर्य है कि वह इसके बारे में नहीं जानता है। उन्होंने आदरणीय कानून पर नजर डाली और पूछा, स्वर्ग के 2 स्तरों के बारे में क्या खास है? दफन पर्वत के बाहर अंतहीन गॉड टॉवर द्वारा प्राप्त जानकारी दूसरी तरफ उन लोगों के बीच संचार के केवल टुकड़े थे। उनकी बातचीत का ध्यान पहले स्तर पर था। लगभग किसी ने दूसरे और तीसरे स्तर का उल्लेख नहीं किया। उनके नाम जानने के अलावा चू फेंग वर्तमान में अन्य 2 स्तरों के बारे में पूरी तरह से अंधेरे में था। विज्ञापन, लेकिन चू फेंग को दूसरे और तीसरे स्तर पर जाना चाहिए। जब से वह दफन पर्वत में कदम रखा, उसने उस क्षेत्र को स्पष्ट रूप से महसूस किया था जहां शाही क्षेत्र मौजूद था, जो दूसरे या तीसरे स्तर के भीतर हुआ था। समय का दिव्य फूल भी उनमें से है। कानून की सलाह का पालन करना स्वाभाविक रूप से असंभव था और हिरासत के पहले दिन में रहना। मैंने मूल रूप से इसे सावधानी से खोजने की योजना बनाई थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि कानून आदरणीय एक अप्रत्याशित आश्चर्य बन जाएगा और मेरे लिए 100% वफादार होगा। इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे उनसे कुछ जानकारी के लिए पूछना पड़ा। दूसरा और तीसरा स्तर। कानून आदरणीय, जो जमीन पर घुटने टेक रहा था, ने चू फेंग को झिझकते हुए देखा। चू फेंग को अपनी पीठ के पीछे और एक शांत अभिव्यक्ति के साथ अपने हाथों से देखकर, किसी भी चिंता के बिना दाओ भगवान के 5 क्लेशों के अंतहीन स्नान को स्वीकार करते हुए, वह अपने होंठों की मदद नहीं कर सकता था और संकोच से कहा, मास्टर, तीसरा स्वर्ग गेट। दूसरा पक्ष कई पीढ़ियों के लिए आक्रमण कर रहा है। ये दाव एकीकरण क्षेत्र का अस्तित्व है। टूटने के बाद से कोई भी बाहर नहीं आया है। मुझे नहीं पता कि तीसरा स्वर्ग का द्वार किस तरह का है। उद्धरण चिन्ह। लेकिन मुझे दूसरे स्तर के बारे में कुछ पता है। उसकी आंखों में भय का एक निशान था और उसने उत्तर पश्चिम की ओर इशारा किया। दूसरे दिन की चौकी का प्रवेश द्वार वही है। नश्वर टॉवर, जैसा कि नाम से पता चलता है, एक बार जब आप दूसरे स्तर में प्रवेश करते हैं तो आपको मास्टर के नियमों द्वारा दबा दिया जाएगा और एक नश्वर में बदल दिया जाएगा। मैंने जो खबर सुनी उसके अनुसार हाफन बिल्डिंग में यदि आप निर्दिष्ट समय के भीतर जीवित रह सकते हैं और सुप्रीम दाव के दायरे में खेती कर सकते हैं, तो आपके पास दूसरे स्तर के माध्यम से तोड़ने का मौका होगा। बस पुनर्निर्माण। चू फेंग ने अपनी आंखें संकुचित कर दी। दूसरे दिन के स्तर की कठिनाई उतनी अधिक नहीं थी जितनी उसने कल्पना की थी। ताओ के दायरे में पहुंचने वाले शीर्ष मजबूत पुरुष पहले से ही दुनिया के सबसे मजबूत पुरुष हैं। चलो उनके चरित्र और आईक्यू के बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन कम से कम खेती के संदर्भ में यह निश्चित रूप से सिर्फ भाग्य के रूप में सरल नहीं है। ताओ के क्षेत्र में प्रत्येक मजबूत व्यक्ति खेती में एक शीर्ष मास्टर है। यदि किसी की खेती को दबा दिया जाता है और साधारण हो जाता है, तो कोई फिर से अभ्यास करना शुरू कर सकता है और एक नया जीवन शुरू कर सकता है। यदि कुछ भी अप्रत्याशित नहीं होता है, तो पुनर्निर्माण की गति सबसे अधिक भयानक होगी। इसके अलावा पीछे हटने और लौटने के बाद आपकी खेती और भी अधिक शक्तिशाली होगी। शीर्ष स्तरीय कौशल के अनुसार उन्होंने कुछ ईश्वर स्तरीय पहचानों को अनलॉक करके प्राप्त किया। उनमें से कई को फिर से खेती की आवश्यकता थी। जितना अधिक आप अभ्यास करते हैं, आप उतने ही मजबूत हो जाते हैं। यहाँ तक कि 9 पुनर्जन्म रहस्य नामक अभ्यासों की एक पुस्तक भी है, जिसमें एक को 9981 विभिन्न मार्गों और खेती के प्रणालियों का अभ्यास करने की आवश्यकता होती है, ताकि अंततः महान उपलब्धि तक पहुंच सके, एक बने और पुनर्जन्म भगवान की स्थिति प्राप्त करें। विज्ञापन। जब चू फेंग ने इस मार्शल आर्ट तकनीक को देखा तो उन्हें थोड़ा सुन्न महसूस हुआ। सौभाग्य से उन्होंने अपनी ईश्वर स्तर की पहचान को पुनर्जन्म के स्वामी के रूप में अनलॉक किया है, इसलिए उन्हें अब इस तरह की यातना से गुजरने की आवश्यकता नहीं है और सीधे ताकत हासिल कर सकते हैं। इस वजह से चू फेंग तथाकथित दायरे से डरता नहीं है। यहाँ तक कि अगर वह दबा हुआ था, तो वह अनलॉकिंग की एक लहर के बाद मौके पर ठीक हो सकता है। इस बारे में सोचते हुए उन्होंने चुपचाप दैवीय समुद्र में डेस्टिनी कीज की सूची की जांच करने के लिए ताओ की इच्छा का इस्तेमाल किया। इसे देखने के बाद मुझे राहत महसूस हुई। एक और सर्वोच्च ईश्वर स्तरीय पहचान को अनलॉक किया गया था और कई तलवारें नहीं बची थीं। 70 से अधिक बचे थे। हुफान बिल्डिंग के खतरों से निपटने के लिए पर्याप्त था। ऐसा नहीं है ये देखकर कि चू फेंग को हुआफान टॉवर के बारे में परवाह नहीं थी। पहले से ही वफादार कानून ने जल्दी से फिर से समझाया, यह उतना सरल नहीं है जितना आप सोचते हैं, मास्टर। हाफन बिल्डिंग का पुनर्निर्माण खेती के बारे में आपकी सभी यादों को बंद कर देगा। इसके अलावा आपको कुछ क्षेत्रों में रखा जाएगा जहां आप अभ्यास भी नहीं कर सकते। खेती की स्मृति या यहाँ तक कि खेती की आध्यात्मिक ऊर्जा के बिना हाफन इमारत में तोड़ना बेहद मुश्किल होगा। मैं भाग्यशाली था कि मैं दूसरे किनारे से एक पुराने वरिष्ठ के साथ हुआफान बिल्डिंग में प्रवेश कर गया। कानून आदरणीय ने ये कहा, अपने हाथों से अपने दिल को ढकते हुए और डर के साथ कहा, ओह, क्या आप कभी हुफान बिल्डिंग में गए हैं? तो जब आप प्रवेश करते थे तो क्या दृश्य था? चू फेंग ने आश्चर्य में कानून को आदरणीय देखा। यह आदमी पहले के पहले स्तर पर अस्थिर था, लेकिन वह वास्तव में दूसरे स्तर पर प्रवेश कर गया और वापस जीवित हो गया। ये केवल कहा जा सकता है कि वह डेस्टिनी के नायक होने के योग्य है और उसके पास बहुत भाग्य है। कानून आदरणीय ने अपनी आंखों में भय का एक निशान दिखाया और बड़बड़ाया, मैंने हुफान इमारत में प्रवेश करने के बाद मुझे एक उजाड़ और टूटे हुए ग्रह में फेंक दिया गया था। पूरा ग्रह बेहद ठंडा था और कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी। मेरी खेती को एक नश्वर की तरह चरम पर दबा दिया गया है। मैं इस ग्रह पर 15 से अधिक युगों के लिए जमे हुए था, इससे पहले कि मैं भाग्यशाली था कि ब्रह्मांड से गुजरने वाली एक आध्यात्मिक ग्रह को पकड़ने के लिए पर्याप्त था। उस छोटी आध्यात्मिक शक्ति के साथ मैंने इसे 1 और 13 युगों के लिए समझा और अंत में खेती के मार्ग पर पहुंच गया। चू फेंग बहुत आश्चर्यचकित था जब उसने ये सुना, आप हुफान बिल्डिंग में सिर्फ एक नश्वर हैं, आप इतने लंबे समय तक कैसे रह सकते हैं?
विज्ञापन अध्याय 395 हुआफान बिल्डिंग। आदरणीय कड़वाहट से मुस्कुराया, बेशक वह जीवित नहीं रह सकता। मैं बूढ़ा हो गया और हुफान बिल्डिंग में बार बार मर गया। हर बार जब मैं बूढ़ा हो गया और मर गया तो मेरी स्मृति बिखर गई और मैंने सब कुछ खो दिया। मैं भावनाओं के बिना एक जानवर की तरह था। मैं इस तरह के एक क्रूर वातावरण में इतने सारे यौन्स जीवित रहने में सक्षम था और अंत में खेती के मार्ग पर अपनाने में सक्षम था। मैं जिस पर भरोसा करता था वह सब समय का अनंत संचय था। हर बार मेरी स्मृति को साफ करने से पहले मैंने हर साधन को एक ट्रेस छोड़ने की कोशिश की। उन निशानों को ठीक होने से पहले ही नष्ट कर दिया गया था, लेकिन मैं इसे केवल बार बार दोहरा सकता हूँ, मर रहा हूँ और बार बार जीवन में वापस आ सकता हूँ। एक दिन तक मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं पिछली बार की मेमोरी के निशान को पकड़ने के लिए पर्याप्त हूँ और फिर से बार बार जानकारी प्रसारित करता हूँ। यह अनगिनत वर्षों के लिए खुद को दोहराता है। उजाड़ ठंडा ग्रह आखिरकार बार बार विकसित हुआ। ये बिखर गया था, उल्कापिंडों द्वारा नष्ट कर दिया गया था और एक भयानक ठंडी लहर पूरी दुनिया को कवर करती है। मैं ये भी नहीं गिन सकता कि मैंने कितनी बार यह अनुभव किया है। अंत में महान भाग्य के साथ ग्रह एक तरह से विकसित हुआ जिसने मुझे अस्थायी रूप से जीवित रहने की अनुमति दी। मैंने एक पंक्ति में 7 या 8 मेमोरी के निशान जमा किए और उनमें से कोई भी नष्ट नहीं हुआ। ये है कि मैं खेती के मार्ग पर कैसे सक्षम था। चू फेंग ने अपनी आंखें संकुचित कर दी, जैसे कि किसी चीज के बारे में सोच रहे हूँ। कठोर वातावरण में जहां अभ्यास और जीवित रहना असंभव है, स्वाभाविक रूप से कानून द्वारा उल्लिखित एक ट्रेस छोड़ने का मतलब लापरवाही से एक निशान छोड़ने का मतलब नहीं हो सकता है। ये कुछ ऐसा है जो करना असंभव है। मैं केवल सबसे आदिम साधनों का उपयोग कर सकता हूँ, स्ट्रोक द्वारा स्ट्रोक, इसे उस ग्रह पर एक सुरक्षित स्थान पर रखने के लिए। फिर भी जो जानकारी को पीछे छोड़ा जा सकता है वह बहुत कम है और इस ग्रह का वातावरण बहुत कठोर है। जिस समय वह किसी भी समय जीवित रह सकता है वह कुछ वर्षों से अधिक नहीं हो सकता है। ये कहना है कोई हुफान बिल्डिंग में नहीं मर जाएगा और जब तक पहाड़ और समुद्र विकसित नहीं होते हैं और दुनिया में बदलाव नहीं होता है तब तक अंतहीन वर्षों और अनंत समय पर भरोसा करेगा और फिर ये खेती के मार्ग पर पहुंच जाएगा। एक बार जब आप खेती के मार्ग पर लग जाते हैं तो ये परिवर्तन भवन बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। चू फेंग ने टिप्पणी की। कानून आदरणीय कड़वाहट से मुस्कुराया, यदि आप अपनी खेती की स्मृति को बनाए रखते हैं तो यह वास्तव में है सत्य। लेकिन हुआफान टॉवर के बारे में सबसे भयानक बात यह है कि हर बार जब आप पुनर्जीवित होते हैं तो आप केवल उन यादों को बनाए रखेंगे जो खेती से संबंधित नहीं है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी भयानक नकारात्मक भावनाएं हैं? अनगिनत असफलताएं, अनगिनत मौतें, अनगिनत बार दुनिया को नष्ट करते हुए देख रहे हैं और खुद को एक पुआल सैंडल की तरह है। ये कितना निराशाजनक होना चाहिए। दूसरा किनारे जो मुझे हुफान इमारत में लाया था वह रनु और आई के रूप में एक ही पीढ़ी में पैदा हुआ था। लेकिन क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? ये शीर्ष स्तर का स्तर जो एक पूरी पीढ़ी पर हावी था, एक निर्दोष मन और चरित्र के साथ जिसने अनगिनत जीवन और मृत्यु का अनुभव किया था, को हुफान बिल्डिंग में डिक्विड के एक बुद्धिमान की तरह उड़ा दिया गया था। विज्ञापन हाफन बिल्डिंग के नियमों के अनुसार वह पुनर्जन्म और फिर से उद्यम करने का विकल्प चुन सकता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि अनगिनत पुनर्जन्म और अनगिनत मौतों की स्मृति के साथ उसका दिल मर गया है। यहाँ तक कि एक दाव एकीकरण मास्टर भी हुआफन इमारत के माध्यम से नहीं टूट सकता है, जो ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि यह कितना भयानक है। अगर मैं उस टूटे हुए टुकड़े को लेने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली नहीं था तो मुझे डर है कि मैं पहले से ही समाप्त हो जाता। अगर मैं दूसरे स्तर को पारित करना चाहता हूँ तो मुझे नहीं पता कि मुझे ताओवाद का दिल कितना मजबूत है। कानून आदरणीय की आंखें मंद थीं, फिर हुफान इमारत के आतंक के बारे में सोचकर वह अभी भी मरने का आग्रह कर रहा था। चू फेंग चुप रहा। वह लंबे समय से अभ्यास नहीं कर रहा था, इसलिए वह समय बीतने के भयानक मार्ग के बारे में बहुत दृढ़ता से महसूस नहीं करता था। लेकिन फिर भी बस इसे एक पल के लिए ले जाकर कोई हुफान टॉवर के आतंक को समझ सकता है। ये दाक्सीन के लिए एक विनाशकारी झटका था। चू फेंग ने धीरे धीरे कहा, क्या यही कारण है कि आप जानते थे कि दाओ सम्राट क्षेत्र दूसरे या तीसरे स्तर में था और मुझे धमकी देने के लिए दाओ सम्राट क्षेत्र और यानहुआंग प्राचीन कबीले का इस्तेमाल किया? हाँ, शाही क्षेत्र और यानहुआंग प्राचीन कबीले दूसरे स्तर के भीतर स्थित हैं। उस समय मेरा विचार आपको हुआफन टॉवर को लुभाने का था ताकि आपको कभी भी चीजों को मोड़ने का मौका न हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने भयंकर होंगे और दूसरी तरफ नॉन नीदरलैंड के महान दानव का नेतृत्व करेंगे जहां दुनिया के साथ कोई संघर्ष नहीं है। मुझे ये सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि अब ये कैसे करना है। तीसरी परत आपके लिए देखने के लिए आए है। कानून आदरणीय ने अपना सिर कुछ शर्मनाक रूप से कम कर दिया। चीजें अब अलग हैं। वह अब चू फेंग के तहत एक कुत्ता है। वह अपने पिछले अज्ञानी व्यवहार के लिए बहुत खेद महसूस करता है। जैसे कि चू फेंग को गुस्सा करने से रोकने के लिए उन्होंने फिर से जोर दिया, आपको केवल पहले स्तर में समय में देरी करने और कुछ भी नहीं करने की आवश्यकता है। अन्य 2 स्तर आपको अंदर नहीं ले जाएगा। चू फेंग ने दूसरे स्तर के प्रवेश द्वार को देखा लेकिन इसे नजरअंदाज कर दिया और चुपचाप पूछा, आपको कैसे पता चला कि सम्राट क्षेत्र और यानहुआंग प्राचीन कबीले दूसरे स्तर पर हैं? उन्होंने केवल यह महसूस किया कि इंपीरियल क्षेत्र तीसरी परत के भीतर था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये दूसरी या तीसरी परत थी। हालांकि कानून आदरणीय, जिन्होंने हुफान बिल्डिंग में क्लेशों का अनुभव किया था और इससे बेहद डर था, ने उन्हें निश्चितता के साथ बताया कि शाही क्षेत्र और यानहुआंग प्राचीन कबीले दूसरे स्तर पर थे। कानून एक पल के लिए दंग रह गया और कहा, जब जलते हुए शब्द प्राचीन बुद्ध और मुझे पहले स्तर पर स्वर्गीय आग से जला दिया गया था तो मैंने व्यक्तिगत रूप से इंपीरियल दायरे को पहले स्तर से दूसरे स्तर तक उड़ते हुए देखा था। विज्ञापन ज्यादा समय नहीं बीत चुका है। इंपीरियल क्षेत्र निश्चित रूप से तीसरे स्तर में नहीं टूटेगा। यानहुआंग प्राचीन कबीले के लिए ये बेहद प्राचीन जाति महान विनाश के बाद से दूसरे पास में छिपी हुई है। किंवदंती है कि यानहुआंग प्राचीन कबीले से कोई व्यक्ति भी हुफान बिल्डिंग का मालिक बन गया, लेकिन कोई भी नहीं जानता कि क्या ये सच है। मेरे अनुभव के आधार पर यह सबसे अधिक संभावना है। कानून आदरणीय के आत्मविश्वास से भरे शब्दों ने चू फेंग को अपनी ठुड्डी को झिलमिलाहट की आंखों से चुना। शाही क्षेत्र कितने दिन हो गए वह निचली दुनिया से सीधे दूसरी तरफ टूटने में सक्षम था और यहाँ तक कि सीधे ताओवादी भगवान के 5 क्लेशों के माध्यम से टूट गया और दूसरे स्तर में प्रवेश किया। इसमें कौन से रहस्य छिपे हुए हैं? क्या यानहुआंग प्राचीन कबीले के गॉड सम्राट की उत्पत्ति है? कानून आदरणीय ने जल्दी से उत्तर दिया, यानहुआंग प्राचीन कबीले का शीर्ष अस्तित्व। जिन लोगों ने यानहुआंग प्राचीन कबीले भगवान का निशान प्राप्त किया है उन्हें भगवान सम्राट कहा
जाता है। भगवान सम्राट क्या क्षेत्र है? मुझे पता है कि इतिहास के अनुसार भगवान सम्राट आमतौर पर देर से डीओ एकीकरण चरण में या डीओ एकीकरण के चरम पर होते हैं। यानहुआन प्राचीन कबीले में कितने भगवान सम्राट हैं? ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार 4 महान भगवान सम्राट थे जिनके नाम अज्ञात नहीं है और उन्हें प्रभु द्वारा मिटाया गया है। चू फेंग ने भड़काया और फिर से ठंड से पूछा, आप क्यों सुनिश्चित हैं कि मैं दिव्य सम्राट हूँ? हम इस बात से अवगत नहीं है कि प्राचीन बुद्ध ने कहा कि जलने वाले शब्दों ने क्या कहा। चू फेंग ने याद दिलाया, आप और जलते हुए शब्द प्राचीन बुद्ध कारण और प्रभाव से जुड़े हुए हैं। इसके बारे में ध्यान से सोचें। एक पल के लिए कानून आदरणीय स्तब्ध था। जलते हुए शब्द प्राचीन बुद्ध और वह कर्म द्वारा जुड़े हुए थे और उन्होंने असहाय रूप से कहा, लेकिन समस्या यह है कि मैं उनके साथ कर्म में शामिल होने से बच सकता हूँ, इसलिए मैं करूंगा। अब वह निधन हो गया है। मैं कारण और प्रभाव का पता लगाना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसे नहीं ढूंढ सकता जब तक कोई वास्तविक कारण न हो और भगवान को प्रभावित न करे। पुनश्च दूसरा अद्यतन, कृपया बिजली उत्पन्न करने के लिए अपने प्यार का उपयोग करें। विज्ञापन अध्याय 396 बहुत सारी पहचान, बहुत परेशानी। क्या कारण और प्रभाव सच है? चू फेंग ने अपनी भौहों को थोड़ा ऊपर उठाया। उन्होंने महसूस किया कि नाम परिचित था। ये कर्म के महान दाव से संबंधित एक खजाने की तरह लगता है। अच्छा, कानून आदरणीय ने चावल पर एक लड़की की तरह जल्दी से सिर हिलाया और चू फेंग को समझाया, हालांकि जलते हुए शब्दों का प्राचीन बुद्ध मर चुका है। कारण और प्रभाव के महान दाव जीवन और मृत्यु को स्थानांतरित कर सकते हैं और हर चीज के स्रोत पर वापस ट्रेस कर सकते हैं। जहाँ एक कारण है वहाँ एक प्रभाव होना चाहिए। केवल वह एक पल के लिए हिचकिचाते थे। सुप्रीम ईश्वरीय वस्तुएं जैसे कि कर्म दिव्य क्षेत्र बेहद दुर्लभ हैं और अक्सर केवल कर्म महान दाव की उत्पत्ति के भीतर मौजूद हैं। या शायद एक शीर्ष स्तरीय व्यवसाय जो कारण और प्रभाव के महान दाव में बहुत दूर चला गया है, ने अपने स्वयं के कारण और प्रभाव दाव के साथ एक कारण और प्रभाव दिव्य वास्तविकता को संघनित किया है। ये बहुत मुश्किल है। कर्मा ग्रेट दाव सबसे रहस्यमय महान दोष में से एक है। इसकी उत्पत्ति को ढूंढना बेहद मुश्किल है। बहुत कम प्राणी हैं जो कारण और प्रभाव के महान दाव के शिखर पर पहुंच गए हैं। कम से कम उन्हें सच्चे दाव के दायरे तक पहुंचना होगा। हालांकि दूसरे पक्ष के निर्माण के बाद से केवल एक ही अनगिनत युगों में एक ऐसा रहा है। कर्मा ग्रेट दाव के उस आदमी ने कई साल पहले दूसरे स्तर पर प्रवेश किया था और बहुत ही मृत है। वास्तविक कारण और प्रभाव को खोजना बेहद मुश्किल है। कानून वंशानुगत जो बोल रहा था अचानक चौंका और उसके सामने दृश्य को सीधे देखा। उसके सामने प्रकाश की एक काली गेंद थी जो आड़ू दिल की तरह दिखती थी। इसने एक पंख जैसी चमक उत्सर्जित की और सफेद रोशनी के साथ चमकती जो उसकी आंखों के सामने चमकती रही। लाइट की काली गेंद के अंदर कारण और प्रभाव का एक अनंत कानून है जो बेहद समृद्ध है और दुनिया में सभी सच्चाइयों के माध्यम से देखने में सक्षम लगता है। ये है कारण और प्रभाव की सच्चाई। कानून आदरणीय हकला हुआ कुछ अविश्वास के साथ उसके सामने प्रकाश की काली गेंद को देखते हुए। उन्होंने कभी भी वास्तविक कारण और प्रभाव नहीं देखा था, लेकिन केवल किंवदंती के बारे में सुना था। हालांकि जब प्रकाश की यह काली गेंद उसके सामने दिखाई दी तो कारण और प्रभाव की भयानक आभा ने बिना किसी पहचान के प्रकाश की इस काली गेंद को पहचानना आसान बना दिया। ऐसा लगता है कि यह है। यहाँ मुझे जल्दी से जवाब दो। चू फेंग ने अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाया, प्रकाश की काली गेंद फेंकी और इसे कानून की ओर फेंक दिया। ये बात वास्तव में दुर्लभ है। विज्ञापन लेकिन क्या संयोग है, जब उन्होंने अपनी ईश्वर स्तरीय पहचान को अनलॉक किया और सर्वोच्च ईश्वर स्तर की पहचान के लिए प्रयास किया, तो उन्होंने एक ईश्वर स्तर की पहचान को अनलॉक किया जिसे निर्माता के कारण और प्रभाव कहा जाता है। और यह ईश्वर स्तरीय पहचान कारण और प्रभाव के महान दाव का पालन करने के लिए हुई। इसके साथ आने वाला इनाम एक कर्म भगवान फल है। इसलिए जब कानून ने शर्मिंदगी के साथ कारण और प्रभाव की दिव्य वास्तविकता का उल्लेख किया तो चू फेंग अचानक इससे बहुत परिचित महसूस हुआ। सिर्फ एक के साथ थोड़ा सोचा, उन्होंने दिव्य समुद्र की खोज की और कारण और प्रभाव की दिव्य वास्तविकता को पाया। बेशक इन अंदर की कहानियों को कानून को आदरणीय उसकी लैकी को समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे कानून के लिए फेंकने के बाद उन्होंने देखा कि वह इस कारण को पकड़ता है और ईश्वरीय वास्तविकता को अपने हाथ में सदमे में ध्यान से प्रभावित करता है। शून्य में डीओ संघनित और एक हल्के लाल चमक को कारण और प्रभाव दिव्य वास्तविकता के चारों ओर लपेटा और इसे परिष्कृत करना शुरू कर दिया। लंबे समय के बाद एक काला और एक सफेद प्रकाश कानून की आंखों में प्रज्वलित किया गया और अनंत कारण और प्रभाव कानूनों में वृद्धि हुई। एक पुल की तरह यह विद्यार्थियों से आकाश के अंत तक फैलता है। चू फेंग ने कारण और प्रभाव के कानून का पालन किया और थोड़ा डूब गया, लेकिन उसने यह नहीं देखा कि अंत कहाँ था। लेकिन कानून के बाद वंशानुगत ने कारण और प्रभाव को दिव्य वास्तविकता को परिष्कृत किया। उन्होंने अचानक एक परिचित और उदासीन स्वर में बात की, अमिताभ, यही कारण है कि मैं ये बता सकता हूँ कि दानव यानहुआन गॉड सम्राट है, क्योंकि यानहुआन मार्क अपने दिव्य समुद्र से बाहर निकलता है। असीम और असीम धर्म जो मैं अभ्यास करता हूँ वह सभी प्रकार के जादुई निशानों को पकड़ने में अच्छा होता है। जब वह दानव मेरा पीछा कर रहा था तो मैंने यानहुआन मार्क को महसूस किया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। यह कहने के बाद आदरणीय की आंखों में खाली टकटकी धीरे धीरे पीछे हट गई। एक उग्र समुद्र की तरह कारण और प्रभाव के भयानक कानून ने उस पर हमला किया, एक जोर से धमाके के साथ। कानून के बाद चू फेंग ने सच कहा, उसका शरीर गिर गया और वह मौके पर मर गया। जाहिर है, भले ही कारण और प्रभाव जुड़े हों और कारण भगवान की मदद है, एक मृत व्यक्ति के कारण उत्तर का पता लगाने से भी कानून को एक बड़ी कीमत का भुगतान करना पड़ता है। हालांकि चू फेंग ने जो आश्चर्यचकित किया वह ये था कि कानून आदरणीय का आंकड़ा जल्दी से पुनर्जीवित हुआ और एक ताओवादी निकाय में फिर से काम गया। ताओ के दायरे में मजबूत लोगों के लिए, विशेष रूप से जो लोग सच्चे रास्ते पर पहुंचे हैं, पुनरुत्थान बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जब तक नींव समाप्त नहीं होती है तब तक इसे असीम रूप से पुनर्जीवित किया जा सकता है। लेकिन चू फेंग लुक बगल में जो कुछ हुआ वह आदरणीय का पुनरुत्थान नहीं था, लेकिन ये तथ्य कि जब वह पुनर्जीवित हुआ था तो उसने अपने स्वयं के किसी भी कौशल का उपयोग नहीं किया। लेकिन चू फेंग ने एक परिचित सांस को महसूस किया, महान बहाली। उसके मुंह का कोना फिर से चला गया। क्या नरक, इस महान बहाली तकनीक का प्रभाव अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। आदरणीय कानून को पुनर्जीवित नहीं किया जाता है, लेकिन कर्म द्वारा काटे जाने के बाद बहाल किया जाता है। विज्ञापन, यह महान बहाली तकनीक बहुत अद्भुत है। ये देखकर कि वह ठीक हो गया था, आदरणीय भी बहुत हैरान था। उसने जल्दी से फिर से जमीन पर घुटने टेक दिए और कहा, धन्यवाद मास्टर, आपके उपहार के लिए।
चू फेंग ने अपना हाथ लहराया और लापरवाही से कहा, सिर्फ इसलिए कि आपने मेरे शरीर में यानहुआंग के निशान को महसूस किया है, आप मानते हैं कि मैं यानहुआंग दिव्य सम्राट हूँ जो लौट आया है। हाँ, पुराने गंजे गधे जलते हुए शब्द प्राचीन बुद्ध को महसूस करते हैं, यह सही तरीके का निशान है। निशान न केवल एक महान स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि किसी को भी उस भाग्य का आनंद लेने की अनुमति देता है जो स्थिति के साथ आता है। सच्चे डीएओ के इस तरह के निशान को संघनित करना बहुत मुश्किल है। कई डीएओ एकीकरण स्थान अंतहीन समय के बाद केवल 3 या 2 अंकों को संघनित कर सकते हैं। मास्टर, आप वास्तव में यानहुआंग प्राचीन कबीले के लौटे गॉड सम्राट हैं। कानून आदरणीय सम्मानजनक था, उसकी आंखों में एक जटिल नजर के साथ। चू फेंग ने अपना सिर हिलाया, जाहिरा तौर पर दिव्य कारण और प्रभाव से पता किए गए उत्तर से संतुष्ट नहीं थे। इतना ही, उनके दिव्य समुद्र में सच्चाई के ऐसे कई निशान हैं जो 10 से अधिक हैं। और अभी उन्होंने समीक्षा की कि पहले से ही उन्होंने जिस ईश्वर स्तर की पहचान को अनलॉक किया था, उसमें यानहुआंग डिवाइन सम्राट नामक कोई पहचान नहीं थी, यानहुआंग नियंत्रक से संबंधित एक पहचान थी। यानहुआंग मार्क को स्पष्ट रूप से इस ईश्वर स्तरीय पहचान द्वारा लाया गया था। ये पुनर्जन्म से पहले उनकी पहचान साबित नहीं करता है कि वह यानहुआंग प्राचीन कबीले से आए थे। मैं केवल ये कह सकता हूँ कि मेरे पास बहुत सारी पहचान है जो कभी कभी काफी कष्टप्रद हो सकते हैं। अचानक चू फेंग ने उत्तर पश्चिम की ओर देखा। अगले दिन पास के अंदर एक परिचित लहर सुनी गई, स्वर्गीय रास्ता। उसने स्वर्ग की सांस को महसूस किया। अंतहीन दिव्य क्रिस्टल को खा जाने के बाद स्वर्गीय दाव बेहद शक्तिशाली हो गया, लेकिन तीसरी परत स्वर्गीय गेट द्वारा दबाए जाने के बाद ये चुप हो गया। अब दूसरे से उतार चढ़ाव आ रहे हैं स्तर, जिसका अर्थ है कि शांजी स्वर्गीय दाव दूसरे स्तर पर संकट में बहुत संभावना है। चू फेंग ने कानून को उसके सामने आदरणीय देखा, एक पल के लिए सोचा और उसे दूसरे स्तर पर नहीं जाने दिया। इसके बजाय उन्होंने आदेश दिया, आप पहले स्तर को छोड़ते हैं, दूसरी तरफ लौटते हैं, अंतहीन गॉड टॉवर को नियंत्रित करते हैं और 9 नेदर महान दानव के युद्ध के मैदान को बनाए रखते हैं। मैं कानून आदरणीय एक पल के लिए दंग रह गया और उसने खुद को इशारा किया जैसे कि वह यह नहीं मानता था कि चू फेंग अंतहीन गॉड टॉवर को प्रबंधित करने के लिए उसे सौंप देगा, भले ही वह केवल अस्थायी रूप से था। विज्ञापन अध्याय 397 परिवर्तन। जो लोग उसकी कमी बन सकते हैं और लैकी पैनल में प्रवेश कर सकते हैं, मूल रूप से 100% वफादारी है। वर्तमान कानून आदरणीय है और पूरी तरह से भरोसा किया जा सकता है। यद्यपि अंतहीन गॉड टॉवर बेहद जादुई है और बाहरी दुनिया से कूदने वाले जोकर इसे नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, उन 9 नीदरलैंड के महान राक्षसों को अभी भी स्थिति को नियंत्रित करने की आवश्यकता है और उन्हें इच्छाशक्ति पर बिखेर नहीं सकते। भ्रमित कानून को देखकर आदरणीय चू फेंग ने उसे कुछ खजाने और दिव्य गोली छोड़ दी, फिर दूसरे स्तर के प्रवेश द्वार की ओर चली गई। दूसरे दिन की चेक पॉइंट हुआफान बिल्डिंग। चू फेंग ने अपनी आंखें संकुचित कर दी, थोड़ी उम्मीद और थोड़ी सावधान महसूस किया। अजीब नियमों के साथ इस तरह के स्थान पर, भले ही वह पहले से जानता था कि इसमें क्या होगा, वह अभी भी बेहद सतर्क होगा। आखिरकार उनकी वर्तमान ताकत केवल डीओ एकीकरण क्षेत्र तक पहुंच गई है। कानून आदरणीय के अनुसार कई दाव एकीकरण क्षेत्र भी हुआफिन बिल्डिंग में गिर गए। सारी ताकत खोने और बार बार खेती की सड़क पर चढ़ने का दर्द ताओ की इच्छा के लिए एक अंतहीन यातना है। फिर भी उन्होंने अभी भी दूसरे स्तर में प्रवेश करने के लिए चुना, क्योंकि इस तीसरी परत में जवाब है कि वह ढूंढ रहा है। पहले स्तर के अंदर गहरा दूसरा स्तर दाओ भगवान के 5 क्लेशों द्वारा सभी पक्षों पर घिरा हुआ था। ये सिर्फ इतना है कि ताओवादी भगवान के 5 क्लेश अब उसके लिए कोई खतरा नहीं है। ताओवादी भगवान के 5 क्लेशों की परत के बाद एक तरफ परत को धक्का देते हुए एक कांस्य दिव्य द्वार अचानक चू फेंग की दृष्टि में दिखाई दिया। जैसा कि चू फेंग कांस्य दिव्य द्वार के आसपास के क्षेत्र में चला गया, दिव्य द्वार चू फेंग की सांस को महसूस करने के लिए लग रहा था और अचानक एक भयानक भंवर कानून के साथ भड़क गया। जल्दी से चू फेंग को उसकी ओर खींच लिया। कमी। चू फेंग ने अपना हाथ उठाया और उसे मिटा दिया। भयानक दिव्य गेट भंवर जो कि दाओ एकीकरण क्षेत्र के अस्तित्व को खींचने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था, एक पल में गायब हो गया और एक चाल में बदल गया। चू फेंग मुस्कुराया जब उसने ये देखा। वह दूसरे स्तर में प्रवेश कर सकता था, लेकिन यह अपनी पहल पर था, इसलिए नहीं कि उसे जबरन चूसा गया था। बेहद शांतिपूर्ण शेंगमेंग गेट अब उनके जैसे अतिथि के लिए एक उचित स्थान है जो दूर से यात्रा करने के लिए आया है। जैसे ही उसने दिव्य द्वार में कदम रखा, स्वर्ग और पृथ्वी अचानक बदल गई। अनंत प्रकाश चमक गया और ताओ के भयानक कानून एक आदिम दिव्य पर्वत की तरह चू फेंग की ओर दबाया गया। बूम बूम, मेरे कानों में एक भयानक झटकों की आवाज आई, जैसे कि एक हिंसक गड़गड़ाहट या मेरे सिर पर नीचे एक विशाल पर्वत। एक पल में चू फेंग ने महसूस किया कि ताओ और दिव्य सागर की उनकी इच्छा के बीच संबंध फीका पड़ने लगा। जल्द ही हमने पूरी तरह से संपर्क खो दिया। इतना ही नहीं, उसके शरीर में दाव की शक्ति भी अचानक दूर हो गई। जैसे जैसे दबाव उतरता रहा, उसका बेहद कठिन दाव शरीर धीरे धीरे कमजोर और कमजोर हो गया। विज्ञापन अंत में वह एक नश्वर बन गया। इतना ही नहीं, चू फेंग की खेती की सभी यादें पूरी तरह से एक धुंध में बदल गई हैं। ये पता लगाने या याद करने के लिए असंभव है, जैसे कि वे कभी भी अस्तित्व में नहीं थे। इस भावना ने चू फेंग को याद दिलाया जब वह सिर्फ इस दुनिया में फैल गया था। नहीं, ये पहले की तुलना में बहुत अधिक दयनीय है। जब ट्रांसमिट बस आया तो चू फेंग कम से कम अभी भी कुछ खेती थी। अब अकेले खेती करने दें, उसके पास एक नवजात शिशु की तरह ताकत का एक औंस भी नहीं है। वह एक पल के लिए दंग रह गया। उन्होंने अपने छोटे अंगों और शरीर पर नजर डाली, फिर जैसे कि वृत्ति से वह आंसू में फट गया। अगर वह अब बच्चा नहीं है तो वह क्या है? हालांकि चू फेंग ने कानून से जान लिया था कि वह हुफान बिल्डिंग में उस स्थिति के बारे में जानने योग्य है जब वह वास्तव में प्रवेश करता है, तब भी वह थोड़ा उलझन में था। HUAFAN बिल्डिंग और इस स्थिति का सामना किया। ये तारांकन 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 जी है। ये थोड़ा अपमानजनक है। इससे पहले कि वह शिकायत कर पाता, चू फेंग का चेहरा जम गया। हिस। अचानक चू फेंग ने ठंडी हवा की एक सांस ली और महसूस किया कि वह अनंत ठंड लग रही है। उसने अचानक देखा और सभी दिशाओं को गायब करने वाले कानूनों की शक्ति गायब हो गई। केवल बंजर ग्रे भूमि और काटने वाली बर्फीली हवा थी जो अचानक उसके शरीर पर उड़ा थी। चू फेंग ने नीचे देखा और देखा कि उसका नाजुक शरीर एक पल में जम गया था और फिर अनगिनत स्पाइडर वेब जैसी दरारें नग्न आंखों को दिखाई देने वाली गति से बनाई गई थीं। एक तस्वीर के साथ बर्फीले हवा का एक झोंका और गंभीर दर्द आया। भयानक बर्फीली हवा एक पूर्ण ठंड के साथ सीधे अपने नाजुक शरीर को अनगिनत
टुकड़ों में फाड़ दिया। चू फेंग मृत। एक अराजक दृश्य ने मेरी आंखों के सामने दृश्य को भर दिया। चू फेंग अभी भी अत्यधिक दर्द से अभिभूत था और उसके पास विरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली तो सब कुछ धुंधला हो गया। परिवेश अभी भी बंजर ग्रे भूमि था। दूरी बिना किसी चट्टान के अंतहीन थी। अस्पष्ट रूप से केवल अपनी पिछली स्मृति पर भरोसा करते हुए उसने उसके चारों ओर बिखरी हुई मलबे को देखा, जो कि तब से अलग था जब वह अभी मर गया था। तब चू फेंग मृत। विज्ञापन। भयानक बर्फीली हवा ने एक बार फिर नाजुक शरीर को अलग कर दिया। एक बच्चे के लिए इस बेहद ठंडी दुनिया में अपने दम पर जीवित रहने के लिए बस इच्छाधारी सोच है। दर्द और निराशा, ये दुर्लभ भावना चू फेंग में दिखाई दी। बस एक पल में उसे ठंडी हवा के झोंके से सैकड़ों बार मौत के घाट उतार दिया गया। ये हुआफन इमारत है और यह हुआयन इमारत है। चू फेंग अत्यधिक दर्द में था। यदि यह एक साधारण व्यक्ति होता तो वह अब तक गिर जाता, लेकिन उनकी इच्छा आखिरकार ताओ की इच्छा है जो उच्चतम स्तर तक पहुंच गई है। मन की इच्छा और शांति का उनका तप भी अनगिनत अन्य लोगों को पार कर जाता है। मृत्यु के क्षण का अनुभव करने के बाद उन्होंने जल्दी से अपनी रचना को वापस पा लिया और अपने विचारों को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। अब उन्होंने खेती की सभी यादें खो दी हैं और वे तकनीकें उनके दिमाग से पूरी तरह से गायब हो गई हैं। केवल वही चीजें जो आप याद कर सकते हैं वे यादें हैं जो आपको होनी चाहिए। इसने चू फेंग को शांति से सोचने की क्षमता भी दी। मैं अब एक ग्रह पर इतना उजाड़ गया हूं कि कोई भी जीवित प्राणी पैदा नहीं हो सकता है। इस माहौल में जीवित रहना असंभव है। चू फेंग ने कानून के पिछले परिचय को याद किया। जाहिर है हुआफान भवन में प्रवेश करने के बाद वह कानून की तरह एक अत्यंत कठोर वातावरण के साथ एक ग्रह पर उतरा। एक बच्चे के शरीर के साथ इस तरह के कठोर वातावरण में जीवित रहने की उम्मीद करना लगभग इच्छाधारी सोच है और यहाँ तक कि खेती के मार्ग पर भी ये काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आप वंशावली कानून के अनुसार गतिरोध को तोड़ना चाहते हैं तो आप केवल इंतजार कर सकते हैं। जब समुद्र सूखे चलते हैं और चट्टानें उखड़ जाती हैं तो आकाश और पृथ्वी मुरझाए और जीवन इस दुनिया में पैदा होता है और सब कुछ बदल जाता है और अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो जाता है। मेरे पास फिर से खेती के रास्ते पर चढ़ने का अवसर होगा। बहुत लंबा। मुझे नहीं पता कि हमें तब तक कितने बदलावों से गुजरना होगा। एक सज्जन एक खतरनाक दीवार के नीचे नहीं खड़ा होता है। हम इस उजाड़ ग्रह से कैसे मुक्त हो सकते हैं? चू फेंग ने बर्फीले हवा के एक और झोंके के रूप में देखा, उसकी ओर उड़ा दिया, लगभग उसके शरीर को फाड़ दिया। अचानक उनके पास एक विचार था और अवचेतन रूप से कहा, इसे पुनर्स्थापित करें। शून्य में बर्फीली हवा अचानक बंद हो गई। सभी दिशाओं से ठंडी हवा भी जल्दी से फैल गई। पुनश्च दूसरा अद्यतन, कृपया बिजली उत्पन्न करने के लिए अपने प्यार का उपयोग करें। विज्ञापन। अध्याय 398। कुछ भी नहीं। जैसे जैसे चू फेंग का दिमाग चला, एक पल में इस ग्रह पर ठंडी हवा, जिसे उजाड़ और ठंडा होना चाहिए था, पूरी तरह से बंद हो गया। ये सिर्फ ठंडी हवा नहीं थी जो चू फेंग के कुछ मील के भीतर उड़ा दी गई थी, लेकिन पूरे ग्रह पर सभी बर्फीले हवाएं बंद हो गईं और एक ही समय में गायब हो गईं। पा कुछ भी वियर्ड हुआ। जैसे जैसे ये बर्फीले हवाएं गायब हो गईं, पूरे ग्रह पर हिंसक और भयानक ओला। ये ओलावृष्टि सभी बर्फ और हवा से सामग्री द्वारा बनाई जाती है जो कि ओलावृष्टि बनाने के लिए कम हो जाती है। लेकिन ये ओलावृष्टि उन ओलों के समान नहीं थे जो चू फेंग मूल रूप से जानते थे। हालांकि वे हिंसक रूप से गिर रहे थे, उन्होंने एक के बाद एक होल बनाया। लेकिन हरगड्डे जल्दी से आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ जलते हुए एक क्रिस्टल गुप्त क्षेत्र बनाएंगे। चू फेंग गिरने के ओलों से नहीं मारा गया था। इसके विपरीत उन क्रिस्टल गुप्त स्थानों ने बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा जारी की, जिससे चू फेंग के चारों और ठंडी हवा अचानक वसंत की तरह गर्म हो जाती है, जो मानव अस्तित्व के लिए बेहद उपयुक्त है। ये कहा जा सकता है कि केवल एक पल में चू फेंग एक हताश स्थिति में होने से बदल गया, जहां वह किसी भी समय एक ग्रीनहाउस में रहने के लिए उपयुक्त स्थान के लिए उपयुक्त हो सकता है। और यह सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि चू फेंग अवचेतन ने पुनर्स्थापना कहा। मैं नहीं जाऊंगा। चू फेंग की अंधेरी आंखें थोड़ी चकित थीं क्योंकि उसने अपने चारों ओर के परिवर्तनों को देखा था। उनकी सभी खेती की यादें अवरुद्ध हो गईं और उन्हें पता नहीं था कि बहाली की आवाज के बाद इतना अजीब बदलाव क्यों हुआ। लेकिन वह अभी भी असाधारण ज्ञान रखता है। मुझे तुरंत एक बात का एहसास हुआ। बचाया। ऐसा लगता है कि मेरे पास खेती के मार्ग पर जाने का मौका है। चू फेंग की आंखें चारों ओर लुढ़क गईं, लगातार उसके आसपास के वातावरण को देख रही थीं। जैसे जैसे ओले क्रिस्टल गिरते थे, उन्होंने वसंत के रूप में एक के बाद एक गुप्त दायरे का गठन किया। इसके स्थान पर बंजर ग्रह पहाड़ों, नदियों, पौधों, फूलों, मछली और पक्षियों से भरा होने लगा जो अस्तित्व के लिए उपयुक्त थे। अनजाने में ये दुनिया जीवन में आने लगी और चू फेंग इस ग्रह पर पहले मौजूदा जीवन के रूप में ने तुरंत ग्रह की भावना का आशीर्वाद प्राप्त किया। उसके बगल में प्रकाश के बड़े टुकड़े गिर गए। वे सभी जीवन की सांस हैं। यह आसानी से चू फेंग के कमजोर शरीर को पोषण दे सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि वह जल्दी से बढ़ सकता है। इन लस्टर्स के आशीर्वाद के साथ उन्हें अब बार बार गिरने का अनुभव करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन विकास चरण के लिए तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। एक पलक झपकते में 10 साल से अधिक बीत चुके हैं। विज्ञापन। भूखे बच्चे चू फेंग अनजाने में अपनी किशोरावस्था में एक युवक के रूप में विकसित हुए थे और वह जो भी कदम उठाता है वह इस ग्रह पर कई प्राणियों के बीच उथल पुथल का कारण होगा। ऐसा लगता है कि मैं खेती के मार्ग पर जाने वाला हूँ। इस दिन चू फेंग ने हरे रंग के घास के मैदान को देखा और अचानक उनके पास एक एपिफेनी थी। इस समय हेलोस के दौर उस साधारण शरीर में विकसित होने लगे। जल्द ही एक प्रोटोटाइप का गठन किया गया था। असंख्य स्थानों की कई दुनियाओं में इस प्रोटोटाइप को सामूहिक रूप से व्हील सी कहा जाता है। ये खेती का पहला क्षेत्र भी है। व्हील सी के साथ इस दुनिया के साथ संबंध स्थापित करने के लिए राजधानी है। कोई आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है, इसे शरीर में ले जा सकता है, इसे अपने स्वयं के उपयोग में बदल सकता है, शरीर को लगातार गुस्सा कर सकता है और अपने आप को मजबूत कर सकता है। और जब चू फेंग ने पहिया समुद्री दायरे में कदम रखा तो उसे लग रहा था कि उसके दिल में कुछ एहसास हुआ। खुले व्हील सी में सुनहरी रोशनी के साथ एक ड्रैगन टूथ की चाबी पहिया सागर में दिखाई दी जो उसके शरीर में पैदा हुई थी। ओह, डेस्टिनी की कुंजी। जब ड्रैगन टूथ की चाबी दिखाई दी तो चू फेंग के खाली दिमाग में अचानक एक विचार सामने आया, जिससे उसे एक पल में इस ड्रैगन टूथ की के उद्देश्य का एहसास हुआ। वह बेहोश होकर मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि इस तूफान इमारत में अभी भी बहुत सारे दोष हैं। आपने केवल मेरी खेती के अनुभव को सील कर दिया और मेरी सारी खेती को दबा दिया। सभी जीवित प्राणियों के पुनर्जन्म में मुझे एक मृत चीज बनने की उम्मीद करने के लिए ये बहुत अधिक है।
फिर भाग्य की कुंजी को अनलॉक करें। उसने अपनी उंगली लहराई। नवजात पहिया सागर में ड्रैगन टूथ की कुंजी एक पल में उसकी हथेली में दिखाई दी क्योंकि उसने अपना हाथ फ्लिप किया था। अचानक उसकी हथेली में ड्रैगन टूथ की चाबी को सैकड़ों इंच के सुनहरे फ्रेम में डाला गया जो उसकी आंखों के सामने दिखाई दिया। लंबे समय से खोई हुई प्रणाली अचानक मेरे कानों में बजा। डिंग। मेजबान को उनकी ईश्वर स्तरीय पहचान को अनलॉक करने के लिए बधाई। अग्नि के सर्वोच्च भगवान, आपने लाल कमल की दिव्य शक्ति प्राप्त की है। आपको आग के महान दाव का आशीर्वाद मिला है। आपने प्राप्त किया है क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। आपने सच्ची खेती का दायरा हासिल किया है। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अचानक मैंने अपने कानों में संकेतों की एक श्रृंखला सुनी और सैकड़ों इंच के सुनहरे फ्रेम में प्रकाश अचानक टिमटिमाना बंद हो गया। चू फेंग ने तुरंत एक ईश्वर स्तर की पहचान को अनलॉक कर दिया। सुप्रीम फ्लेम लॉर्ड। विज्ञापन। सबसे अविश्वसनीय बात यह है कि जैसा कि उनकी ईश्वर स्तर की पहचान अनलॉक की गई थी, उनकी आभा आसमान छूती थी। नए खुले चक्र सागर में विस्तारित हुआ एक अनूठा तरीके से सभी दिशा निर्देश एक विशाल दिव्य समुद्र का निर्माण करते हैं जो एक अंतहीन दुनिया को पकड़ सकता है। इस ईश्वर स्तरीय पहचान को अनलॉक करें। सीधे सच दाव दायरे की खेती के स्तर को प्राप्त किया। इसका मतलब यह है कि चू फेंग की खेती जो गुफान टॉवर द्वारा दबा दी गई थी, मूल रूप से ठीक हो गई है। भगवान स्तर की पहचान को अनलॉक करने से स्पष्ट रूप से इस हाफिन इमारत के नियमों को पूरी तरह से तोड़ दिया गया। तुरंत चू फेंग के दिमाग में अनगिनत यादें दिखाई दी। उसकी सभी सील खेती की यादें वापस आ गई हैं। इस समय वह एक बार फिर से भयानक दानव बन गया जो आसानी से दूसरी तरफ अस्तित्व को झटका दे सकता है और पहले स्तर पर बादलों और बारिश बनाने के लिए अपना हाथ मोड़ सकता है। जैसे ही उनकी खेती बरामद हुई, उनके पैरों के नीचे का ग्रह जहां वह एक दशक से अधिक समय से थे, एक पल में ढह गए और कुछ भी नहीं के टुकड़े में बदल गए। जीवन की सारी सांस चू फेंग के ताओवादी शरीर पर लौट आए। इस दृश्य को देखते हुए चू फेंग के मुंह ने कल किया, क्या ये हुआफान इमारत इस तरह से टूट गई है? ऐसा लगता है कि सब है। उसने अंत की ओर देखा। जैसे ही उनकी खेती ठीक हुई, दूसरे स्तर ने उनकी वास्तविक उपस्थिति का खुलासा किया। वह अब एक टॉवर के अंदर था। उसके सामने एक सर्पिल सीढ़ी थी। सीढ़ियों के अंत में वातावरण जटिल और बेहद रहस्यमय था और ये तीसरे स्तर तक जाने वाली सड़क की तरह लग रहा था। चू फेंग ने एक कदम आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन इसके बजाय उसके चारों ओर ताओ की इच्छा को बढ़ाया। आदरणीय कानून के अनुसार इंपीरियल क्षेत्र इस हुफान इमारत में होना चाहिए और यानहुआंग प्राचीन कबीले भी इसमें हो सकता है। इसके अलावा स्वर्गीय दाव की आभा भी ऐसा लगता है कि उसे महसूस किया गया है। वह सीढ़ियों की ओर नहीं बल्कि सीढ़ियों की दूसरी दिशा में देखा। वहां एक बेहद छिपा हुआ बादल था। उसने अपना हाथ लहराया और बादल ने एक ब्लैक होल का खुलासा किया। गुफा अथाह है और रहस्य से भरी है, लेकिन चू फेंग की आंखें चली गईं और उन्होंने जुवानजी स्वर्गीय दाव की सांस को उसमें से महसूस किया। ऐसा लगता है कि दूसरे स्तर का रहस्य यहाँ छिपा हुआ है। चू फेंग ने अपनी भौहें उठाईं। इस तरह एक परीक्षण स्थान खतरनाक है, लेकिन इसका मतलब अक्सर होता है कि महान अफसर उन लोगों की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो इसे पास करते हैं, और उनके पास एक समय था कि गुफा में उनके लिए एक आश्चर्य की बात थी। जैसे ही वह ब्लैक होल में कदम रखने वाला था, तियांगान प्रतिक्रिया करने के लिए लग रहा था। एक परिचित दबाव फिर से उतरा चू फेंग को दबाते हुए। अचानक चू फेंग की आभा में काफी कमी आए और उसका दायरा गिर गया। सच दाव दायरे दाव लॉर्ड रियलम पागल गिरना। एक आंख की झपकी में उसका दायरा पहले से ही अमर के दायरे में गिर गया था और फिर से एक छोटे बच्चे में बदलने वाला था। विज्ञापन। अध्याय 399 एक लंबा सपना। दोबारा चू फेंग ने अपनी आंखें संकुचित कर दी। यद्यपि वह सौभाग्य से हुआफान भवन के नियमों को तोड़ने के लिए महान बहाली तकनीक पर भरोसा करता था और बहुत कम समय में अपने मूल राज्य में बरामद किया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह हुआफान बिल्डिंग के नियमों का अनादर करता है। इसके विपरीत ये भयानक नियम जो एक बेहद तेज गति से इमारत में लोगों के दायरे को दबा सकता है और मिटा सकता है, जो कि चू फेंग को बहुत ही कम कर दिया गया है। गार्ड को पकड़ा जा रहा है और एक बार मारा जा रहा है। वह निश्चित रूप से दूसरी बार हिट नहीं होगा। जब उनका दायरा ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन रियल में गिर गया, तो चू फेंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक और डेस्टिनी कुंजी निकाली। ड्रैगन फेंग को 100 इंच के सुनहरे फ्रेम में डाला जाता है जो तुरंत दिखाई देता है। पागल अनलॉकिंग लाइट फ्रेम में कार्ड के बीच कूदती रही। बस एक पलक झपकते चू फेंग का दायरा फिर से गिर गया। इस समय गोल्डन फ्रेम में एक काला कार्ड अचानक अदृश्य हाथ से फिर से खुला हो गया। डिंग। मेजबान को बधाई। ईश्वर स्तर की पहचान को अनलॉक करने के लिए तियांशवी गॉड लॉर्ड, आपने सच्चे भगवान जल राजा बागे प्राप्त किया है। आपको पानी के महान दाव का आशीर्वाद मिला है। आपने प्राप्त किया है ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। आपने सच्ची खेती का दायरा हासिल किया है। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। एक दूसरे विभाजन में उनकी खेती का स्तर, जो कि लुन्हाई क्षेत्र में गिरने वाला था, अपनी नई ईश्वर स्तरीय पहचान को अनलॉक करने के बाद तुरंत आसमान छू गया और एक बेहद तेज गति से झेंडाऊ दायरे तक पहुंच गया। वृद्धि की यह भयानक दर पूरी तरह से हुआफिन बिल्डिंग के नियमों की दमनकारी शक्ति से अधिक हो गई। जब चूफेंग ने अपने राज्य को बरामद किया, हुफान बिल्डिंग के नियमों ने उसे दबाना बंद नहीं किया। इसके बजाय वह उत्तेजित होने और चू फेंग को और भी अधिक जमकर दबा हुआ लग रहा था। एक पल के लिए चू फेंग का दायरा फिर से गिरने लगा। चू फेंग ने हुफान टॉवर में बदलावों को महसूस किया और स्नेहक किया। उसके पास बहुतायत में कुछ भी नहीं है, लेकिन भाग्य की कुंजी है। अंधेरी गुफा की ओर चलते हुए उसी समय उन्होंने डेस्टिनी की एक और कुंजी निकाली और अपनी ईश्वर स्तरीय पहचान को अनलॉक करना शुरू कर दिया। जल्द ही जिस क्षेत्र में तेजी से गिर गया था, उसे ईश्वर स्तर की स्थिति के अनलॉक करने के कारण उसके मूल राज्य में बहाल कर दिया गया था। हालांकि हाफन टॉवर के नियम अधिक से अधिक भयंकर होते जा रहे हैं। दबा, अनलॉक, दबा। एक पल के लिए सिस्टम ने पागल संकेत दिए। भयानक नियम भी अंतरिक्ष को अवरुद्ध करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, जिससे चू फेंग को आसानी से अंधेरे गुफा में कदम रखने से रोक रहा था। विज्ञापन। चू फेंग का अपना खेती का स्तर भी एक रोलर कोस्टर की तरह ऊपर और नीचे चला गया। बस जब चू फेंग ने डार्क गुफा की ओर कुछ 100 कदम उठाए, तो उन्होंने अपनी ईश्वर स्तरीय पहचान को 20 या 30 बार अनलॉक किया। अंत में नियम अभी भी चू फेंग को दबाने में विफल रहे और अंतिम कदम गिर गया। डार्क होल एक धुंधली रोशनी के साथ टिमटिमाती है और चू फेंग का आंकड़ा इमारत में गायब हो गया। पृथ्वी हिलाने वाले परिवर्तनों की एक श्रृंखला थी, जैसे कि उसने एक समय स्थान मार्ग में कदम रखा था, लेकिन चू फेंग की आंखें थोड़ी बदल गईं।
उसके पास अपने आस पास के बदलावों को लेने का समय नहीं था। मुझे लगा कि मेरे ऊपर एक अभूतपूर्व नींदापन आ रहा है। जब तक उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की तब तक उन्होंने एक ठंडा चिल्लाया, चूफेंग, जागो, आप मेरी कक्षा में इतनी जल्दी सो जाने की हिम्मत करते हैं? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक और बिस्तर ले जाऊं? परिचित व्यंग्यात्मक आवाज को सुनकर चूफेंग ने महसूस किया कि उसकी नींद धीरे धीरे फैल गई है। उसने धीरे से अपनी नींद की आंखें खोली और चारों ओर देखा। उज्ज्वल कक्षा में आश्चर्यचकित आंखों के जोड़े चारों ओर उसे घूर रहे थे। कंधे एक पुराने डेस्क के खिलाफ झुक रहा है। पुरानी पुस्तकों के ढेर या तो दराज में हैं या मेज पर ढेर हैं। चूफेंग ने भ्रम में चारों ओर देखा। उन्होंने उन आश्चर्य को मान्यता दी। जू, हरान, चेनफेंग, हुयू, क्या वे उसके सभी सहपाठी हैं? मंच पर आधी अधूरी आवाज के लिए चूफेंग ने थोड़ा डूब गया और मंच पर देखा। वह एक मध्यम आयु वर्ग की महिला थी जो कुछ पहना हुआ लेकिन साफ सुथरी और सुव्यवस्थित वर्दी पहने हुए थी। उसके छोटे बाल हैं, चश्मा पहनते हैं और थोड़ा गड़गड़ाहट चेहरा है और उसकी मांसपेशियां क्रोध के साथ लयबद्ध रूप से कांपती हैं, मानो कुछ याद कर रहा हो। शिक्षक झांक, क्या चल रहा है? वह विस्मय में झपकी। यादें एक ज्वार की तरह बाढ़ आ गई। क्या ये लोग अपने सहपाठियों और शिक्षकों को स्कूल में पलायन करने से पहले नहीं हैं? मैं उनसे फिर से कैसे मिल सकता हूँ? मैं सैकड़ों वर्षों से रह रहा हूँ। चूफेंग की पहली प्रतिक्रिया ये थी कि यह थोड़ा बेतुका था, लेकिन अचानक जैसे कि उसे कुछ याद आया, उसकी आंखें दंग रह गईं। क्या ये हो सकता है कि क्या मेरा एक लंबा सपना था? क्या वे सभी नकली हैं? उन्होंने मेज पर खुद का समर्थन किया, अचानक खड़े हो गए और कुछ अविश्वास के साथ चारों ओर देखा। क्या इतना लंबा अनुभव सिर्फ एक सपना हो सकता है? उन्होंने इसे स्पष्ट रूप से याद किया, बहुत स्पष्ट रूप से। जिस नियत नायक को वह दबा दिया, उसने जिन नायिकाओं को जीत लिया और ईश्वर स्तर की पहचान उन्होंने एक के बाद एक को अनलॉक किया। सर्वोच्च ईश्वर स्तरीय पहचान, स्वर्ग और प्रणाली का रास्ता भी है। विज्ञापन, क्या ये सब एक सपना है? प्रणाली, बाहर आओ। उन्होंने अवचेतन रूप से अपने दिल में सिस्टम को बुलाया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। चूफेंग का चेहरा अंधेरा हो गया। यदि यह सब प्रसारण सिर्फ एक सपना था तो ये बहुत लंबा और बहुत वास्तविक होगा। चूफेंग, तुम क्या कर रहे हो? क्या आप किसी तरह से मुझसे असंतुष्ट हैं? चूफेंग को देखकर शीर्ष पर पोडियम पर खड़ी बूढ़ी औरत एक फ्राउन के साथ चूफेंग को देखा और उससे कुछ असंतोष के साथ पूछा। चूफेंग के कपड़े के कोने पर अचानक टक हो गया। चूफेंग, जल्दी से बैठो। इस पुराने भी तारांकन सीएच के साथ मत लड़ो। वह हाल ही में रजोनिवृत्ति में प्रवेश किया है। चूफेंग ने उस व्यक्ति को देखा जो उसके कपड़े खींच रहा था। ये चश्मा पहने एक छोटा लड़का था जो उसके पीछे बैठा था। जू हरान, संक्रमण से पहले उनके सहपाठी के साथ एक अच्छा संबंध था। नहीं, ये सपने से पहले होना चाहिए। चूफेंग की एक अजीब अभिव्यक्ति है। वह धीरे धीरे बैठ गया, फिर भी अपने विचारों को छांट रहा है। उसकी अभिव्यक्ति अचानक जम गई और उसने अपनी आंखें झपकाईं, लेकिन ताओ की इच्छा थोड़ी बदल गई। गलत, यह एक सपना नहीं है। मेरी खेती गायब नहीं हुई है। मैं अभी भी ट्रू दाओ के दायरे में हूँ, जो अनगिनत ईश्वर स्तर की पहचान के साथ एक महान खलनायक है। चूफेंग ये जानकर आश्चर्यचकित था कि उसके शरीर के अंदर एक विशाल और भयानक दिव्य समुद्र था। उज्ज्वल सितारों और चमकते जीवों से भरा आकाश के साथ एक अनंत दुनिया चल रही है। ये स्पष्ट रूप से एक सपना नहीं है, या उसने संचारित किया, लेकिन वह अपनी खेती को ब्लू स्टार में वापस ले आया। या क्या ये हुफान बिल्डिंग में काली गुफा में भ्रम है? चूफेंग का दिमाग चला गया और उसे कोमा में गिरने से पहले आखिरी दृश्य को याद किया। इस समय पोडियम पर तेज आवाज फिर से लग रही थी। आपको किसने कहा था? सिंस वी आर ऑल स्टैंडिंग हियर, कम ऑन चूफेंग, टेल अस व्हाट यू थिंक। एक तस्वीर के साथ पोडियम पर बूढ़ी औरत ने एक किताब को फेंक दिया जो एक प्रभामंडल का उत्सर्जन कर रही थी। उसके गुस्से के कारण कक्षा में हर कोई अवचेतन रूप से अपने डेस्क को देखता था। सभी ने कल सौंपे गए होमवर्क पर अच्छा काम किया। अपने चतुर मस्तिष्क के साथ आप डीएओ को एकीकृत करने की एक विधि के साथ आए थे। क्या आपको लगता है कि यह हास्य है? बूढ़ी औरत एक बहुत ही असंतुष्ट स्वर के साथ चूफेंग में घबरा गई। पुनश्च दूसरा अद्यतन, कृपया बिजली उत्पन्न करने के लिए अपने प्यार का उपयोग करें। विज्ञापन, अध्याय 400। पेंटिंग शैली बहुत जादुई है। बूढ़ी औरत के कुछ असंतुष्ट शब्दों को सुनकर सभी ने एक बार देखा। वे सभी चूफेंग को अपनी आंखों में अजीब लग रहे थे। कुछ ने अपने सिर हिलाया, कुछ असहाय थे। ऐसा लगता था कि वह अपने कांटेदार व्यवहार की आदी हो गई थी। काम पिघलने की विधि। चूफेंग एक पल के लिए दंग रह गया। उन्होंने लंबे समय तक होमवर्क शब्द नहीं सुना था। यह अचानक उसे परिचित लगा, लेकिन ये रोंग दाओ एफए, क्या यह वह तकनीक नहीं थी जो होंगमेग आत्मा ने उसे पहले दिया था? क्या हो रहा है? क्या होमवर्क और रोंग दाओ एफए के बीच कोई सीधा संबंध है? क्या उसे और भी अधिक आश्चर्य हुआ बस जब उन्हें लगा कि उनकी खेती खो नहीं गई है और अभी भी सच्चे ताओ के दायरे में है। अवचेतन रूप से उन्होंने ताओ की इच्छा का विस्तार किया, सभी दिशाओं का पता लगाना चाहते थे। स्वाभाविक रूप से सभी लोगों और उनके आसपास के दृश्यों में ले गए। यह इस वजह से था कि चूफेंग का दिल थोड़ा हिल गया था। सबसे पहले वह जिस कक्षा में था वह बेहद रहस्यमय था। यह एक शीर्ष स्तर के सर्वोच्च गठन में होने जैसा है। भले ही वह एक ईश्वर स्तरीय अस्तित्व था, लेकिन वह कुछ समय के लिए कक्षा की बाधाओं के माध्यम से नहीं टूट सकता था। कक्षा में छिपे गठन के सिद्धांत बेहद गहरा और जटिल थे। इसके अलावा उसके आस पास के छात्रों ने भी सभी प्रकार के भयानक औरस को बाहर कर दिया। चूफेंग आसानी से अपनी आभा महसूस कर सकता है। वे सभी शक्तिशाली लोग हैं जिन्होंने ताओ के दायरे में प्रवेश किया है, लेकिन उनके अपरिपक्व चेहरों और अपरिपक्व मुद्राओं को देखते हुए यह विश्वास करना मुश्किल है कि वे ऐसे प्राणी हैं जो पहले से ही ताओ के दायरे में प्रवेश कर चुके हैं। चूफेंग ने और भी अधिक आश्चर्यचकित किया कि वह ताओ की इच्छा में पोडियम पर बूढ़ी औरत को समझ सकता है। इस मुख्य शिक्षक ने झांग को समझना आश्चर्यजनक रूप से कठिन है। उनके शरीर में निहित दाओ क्यूई सच्चे दाओ के दायरे से अधिक है। आप जानते हैं, हालांकि चूफेंग अभी भी सच्चे दाओ दायरे में है, उसकी ताकत लंबे समय से मूल दाओ क्षेत्र को आसानी से दबाने में सक्षम है। बीइंग स्वेप्ट अवे बाय हिज विल ऑफ दाओ बट अनेबल टू बी सीन थ्रू फॉर अ मोमेंट। ये केवल दाओ एकीकरण क्षेत्र हो सकता है। धिक्कार है, यह अपमानजनक है। किसका क्लास टीचर एक मजबूत डीएओ इंटीग्रेशन रियलम एक्सपर्ट है? क्या सभी छात्रों ने ताओ के दायरे में प्रवेश किया है? इस समय चूफेंग ने पहले ही कुछ असामान्य खोज की थी। ऐसा लग रहा था कि वह वापस स्थानांतरित हो गया था, लेकिन ये स्कूल अजीबता से भरा है। चूफेंग, ताओ की अपनी इच्छा को सुरक्षित रखें। विज्ञापन, आप कक्षा के दौरान जोर से क्या खेल रहे हैं?
यदि आप हमारे दाव बच्चे नहीं थे तो आप आज एक सजा के रूप में कक्षा के बाहर खड़े होते। पोडियम पर बूढ़ी औरत ने अचानक इस समय फिर से बात की और निराशा की नजर से चू फैंग को डांटा। चू फैंग के भौं और भी अधिक। क्या आप मेरी इच्छा को समझ सकते हैं? कबीले में दाव बच्चा। ऐसा लगता है कि यह मामला अधिक से अधिक दिलचस्प होता जा रहा है। चू फैंग, बस लाओ झांग से अच्छी तरह से बात करें और उससे वापस बात न करें। वह भी उच्च है, आपके लिए उम्मीद है। यह असाइनमेंट और कॉलेज प्रवेश परीक्षा दोनों कर्म के साथ दागी हैं। यह अपरिहार्य है कि जब से आपने कुछ अपमानजनक रूप से सौंप दिया है तब से वह क्रोधित हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। इस समय चू फैंग के कानों में एक आवाज लग रही थी। उन्होंने जू हरान की नजर डाली जो उसके पीछे छिपा हुआ था। कॉलेज प्रवेश परीक्षा कारण और प्रभाव से दूषित। क्या आपको इतना विद्रोही होना है? तुम दो कानाफूसी मत करो। बूढ़ी औरत ने अपनी भौहें उठाईं और जू हरान की ओर इशारा करते हुए कहा, बाहर निकलें और एक शब्द के लिए खड़े रहें। जू हरान, वह रोते हुए खड़ा हो गया और बाहर चला गया। बहुत उदास लग रहा था। ये स्पष्ट रूप से चू फैंग था जिसने चारों ओर गड़बड़ की। उसने खुद को दंडित क्यों किया? चू फैंग, उन्होंने ये भी महसूस किया कि यह स्वर्ग की इच्छा के खिलाफ था। क्या आपका परिवार एक कार्यकाल के लिए कोने में खड़े होकर लोगों को दंडित करता है? ये बहुत जादुई है। ये लोग स्पष्ट रूप से मेरी स्मृति में ट्रांसमिशन से पहले हैं। उनकी शैली इतनी अजीब क्यों है? ठीक है, उसे मत देखो। चू फैंग, मुझे बताओ कि आपने ये फ्यूजन डाओ विधि क्यों बनाई है? क्या आप नहीं जानते कि तियानदाओ नियमों की भावना है और हमारे कबीले का एक अच्छा साथी है? आप स्वर्गीय दाओ को अन्य महान डीएओएस को धोखा देते हैं और आप खुद को लाभ उठाते हैं, बस एक ही समय में कई महान डीएओएस का पालन करने में सक्षम होने के लिए। क्या आपके विवेक को चोट नहीं पहुंचती है? बूढ़ी औरत ने फिर से बात की। उसका स्वर अभी भी निराशा से भरा है। पिघलने की विधि। स्वर्गीय दाओ अन्य महान डाउस को धोखा देता है, कई महान डाउस के साथ चलना। जब चू फैंग ने इस समय अपने शब्दों को सुना तो वह अधिक से अधिक निश्चित हो गया कि ताओवाद की यह विधि होंगमेट की भावना द्वारा उसे सिखाई गई सर्वोच्च विधि थी। मैंने यह विधि कैसे बनाई? मैं एक अच्छा नागरिक हूँ, ठीक है। विज्ञापन। इसके अलावा हम पहले ही ताओ के दायरे में प्रवेश कर चुके हैं। ऐसे तुच्छ मामलों के बारे में परेशान क्यों हैं? चू फैंग असहाय था। जिस तरह वह समझाने के लिए अपना मुंह खोलने वाला था, उसने अचानक एक ठंडी आवाज सुनी। शिक्षक झांग, मेरी एक अलग राय है। दयालुता। बूढ़ी औरत ने चू फैंग के पीछे देखा और एक दिव्य युवती को एक पियरलेस चेहरे के साथ देखा और एक पतला आकृति धीरे धीरे खड़ी हो गई। उसके काले बाल एक झरने की तरह थे और उसकी आंखों में सितारे और चंद्रमा शामिल थे। जब वह खड़ी थी तो दुनिया को तुरंत ग्रहण किया गया था और पूरी कक्षा मंद थी, जैसे कि केवल उसका आंकड़ा छोड़ दिया गया था। जी यानरान, क्या गलत है? क्या आपको लगता है कि चू फैंग की समलन की विधि ठीक है? उसका लहजा बेवजह था और भले ही ये दिव्य युवती हानिरहित लग रही थी और लोगों को अवचेतन रूप से अनुकूल महसूस कर रही थी, फिर भी उसने उसे डांटा। चू फैंग ने भी दिव्य युवती को देखा। जी यानरान, उसने उसे पहचान लिया। वह प्रवास से पहले अपने स्कूल की स्कूल सुंदरता थी। उस समय वह पूरे स्कूल में अनगिनत लोगों से प्यार करती थी और जो लोग उसका पीछा करते थे वे कई लंबी सड़कों के लिए लाइन कर सकते थे। संक्रमण से पहले उन्होंने और जी यानरन का एक अच्छा रिश्ता था। उनके घर एक दूसरे के करीब थे और वे अक्सर एक साथ घर जाते थे। अब वह वास्तव में खड़ी हो गई और उसके शरीर पर आभा सच्चे दाव दायरे के देर के चरण में है। ठीक है। चू फैंग का मुंह फिर से चला गया और वह धीरे धीरे पेंटिंग की इस अजीब शैली को स्वीकार करने लगा। जी यानरान ने चू फैंग में न तो एक विनम्र और न ही अभिमानी अभिव्यक्ति के साथ नजर डाली और मंच पर शिक्षक झांग से कहा, शिक्षक, इस बार आपने जो होमवर्क सौंपा था वह रास्ता पूछने का एक तरीका खोलना है और मैंने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि हमें क्लिच में नहीं गिरना चाहिए। दाव को एकीकृत करने का ये तरीका बहुत नया है। ये हमारी कक्षा में या पूरे स्कूल में भी सबसे नया तरीका कहा जा सकता है। ग्रेट दाव से निपटने के लिए स्वर्ग के लिए की विशेषताओं का उपयोग करते हुए यह एक ऐसी दिशा है जिसके बारे में हमने कभी नहीं सोचा है। बस रचनात्मकता के संदर्भ में भले ही रोंग दाव विधि कॉलेज प्रवेश परीक्षा में दिए गए समाधान चू फैंग का समाधान है, मुझे लगता है कि यह एक उच्च स्कोर या यहाँ तक कि एक पूर्ण स्कोर भी प्राप्त कर सकता है। बूढ़ी औरत तुरंत पीछे हट गई। नहीं जी यानरान, अवधारणा को न बदलें। मेरे द्वारा असाइन किए गए होमवर्क का पहला मानक व्यवहारिकता है। दाव को एकीकृत करने की यह विधि वास्तव में उपन्यास है, लेकिन ये बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं है। आज कक्षा में 50 से अधिक अभ्यास हैं और यह काफी अच्छा है कि वह शीर्ष 20 में रैंक कर सकता है। वह दाव बच्चा है। यह एक असफल ग्रेड है। बूढ़ी औरत के गुस्से में भाषण सुनकर जी यानरान अचानक मुस्कुराया। व्यवहारिक नहीं? शिक्षक, तुम हो गलत। मैंने अपने साथी तियानदाओ से फ्यूजन की इस विधि को आजमाने के लिए कहा। लगता है कि क्या हुआ? बूढ़ी औरत डूब गई। कैसे? मेरे साथी स्वर्गीय दाव ने एक ही समय में 18 ग्रेड डीओ को धोखा दिया। मुझे 28 ग्रेड डीओस का आशीर्वाद मिला। बुढ़िया, 18 महान दाउस को धोखा दिया? आपको 28 महान दाव आशीर्वाद क्यों मिला? विज्ञापन।